हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। क्या मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ओके, अपने अपने सेंटर से यू कैन रिप्लाई ताकि मुझे पता चले मेरी वॉइस आप तक जा रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर? क्लियर सर। क्लियर है सर, ऑडियो वीडियो। क्लियर एकदम। पीडब्ल्यू, क्या मेरा वॉइस ओके? सभी सेंटर से अपने आप कंफर्म कर लेना। जहां अगर लगे प्रॉब्लम तो भी बता देना, ठीक है? कल एक दो जगह मैंने देखा था थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा था। आई होप उन्होंने एक बार लेक्चर को रिकैप किया है, एक बार दोबारा से देखा है, ठीक है? पटना में तो बहुत बच्चे हैं भाई, पटना तो भरा पड़ा है, ठीक है? ओके, सो रिजल्ट चेक किया, नीट का रिजल्ट आया कल, काफी अच्छा रिजल्ट रहा पीडब्ल्यू का, आपने देखा होगा। और अच्छी काफी रैंक्स हमारे पीडब्ल्यू से जनरेट हुई हैं, 24 28 काफी रैंक्स हैं जो आप लोगों को नजर आई होंगी अंडर 100। और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। और सेलिब्रेशन भी होगा, आप देखना वेरी सून। और डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ यही है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इससे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ और कितना अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है पीडब्ल्यू। और नेक्स्ट टाइम भी आप लोग अपना नाम जरूर इसमें डाल सकते हैं, उस कैटेगरी में हम और अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। इवन मैं ये कहता हूँ पाठशाला से इस बार रिजल्ट मुझे चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम पाठशाला वाले प्रोजेक्ट में आपके साथ पढ़ा रहा हूँ और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा कि पाठशाला से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है? लाओगे ना बढ़िया रिजल्ट? ठीक है ना? लग रहा है ना, सर कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर? 2 डिजिट सर, 2 डिजिट आएगा टू सर। डिजिट बहुत बढ़िया। अरे 1 डिजिट लाओगे तुम, और बताओ, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो आज ये नया चैप्टर जरूर स्टार्ट हो रहा है, बट पिछला चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसमें मैंने आपको कहा था थोड़ा सा मैं रिकैप जरूर कराऊंगा, यानी कि अभी स्क्रू गेज के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद ये न्यू चैप्टर का जस्ट आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो हम रिकैप करेंगे स्क्रू गेज का। वर्नियर कैलिपर तो हमने कर लिया था, स्क्रू गेज का एक बार हम रिकैप करेंगे। ओके, और लास्ट में अगर कोई डाउट्स होगा तो मैं वो लूंगा, बट पहले आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? स्क्रू गेज का एक बार देखेंगे। हम स्क्रू गेज पढ़ रहे थे, अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया था, कुछ चीजें समझी थी, उसका लीस्ट काउंट निकालना सीखा था, स्क्रू गेज की पिच को निकालना हमने सीखा था। आज हम उसको आगे लेके जाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करता हूं आपके सामने ये क्या क्या आज हम लोग करने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर ऑलरेडी डन है तो आज मैं इसको नहीं डिस्कस करने वाला। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज से, और थोड़ा सा हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या स्पीड वेलोसिटी के बारे में नॉलेज लेंगे। जो आपका टेस्ट होगा संडे को, उसमें सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या एक दो वेलोसिटी के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल वाला नहीं आएगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंडर अंडर आएगा, और अगर हल्का सा आ भी जाए तो आपके 9th लेवल का होगा। अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से आ जाएगा, ज्यादा डेप्थ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और बहुत कम क्वेश्चन होंगे उससे। मेजर क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से होंगे आपके, ठीक है ना? वैक्टर्स या यूनिट डायमेंशन, जो भी आपको सिलेबस अपलोड मिला गया है उसमें आपको शायद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में किसी बच्चे की क्वेरी थी कि सर कितना आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, बस वेलोसिटी का इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा बहुत वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? तो घबराने वाला नहीं है, टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। एक एक टेस्ट बहुत कीमती है, आप समझना मेरी बात। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो भी आप जितने भी आप लोग आज मेहनत कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है यार छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। एक एक छोटा छोटा आपका लिया हुआ कदम, एक छोटा छोटा एक्शन जो आप आज ले रहे हो, वही आपको फ्यूचर में आपके रिजल्ट की फॉर्म में नजर आएगा। सो जब ऐसा दिमाग में आए ना यार छोड़, रहने देते हैं, कल कर लेंगे, तो अपने आप को समझाओ नहीं, जितने छोटे से छोटे आपके आज के एक्शंस है ना, जितनी आपकी आज छोटी सी भी एक मेहनत है, छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो आपको एक दिन जरूर जरूर फ्रूट देगा। कहते हैं ना, आज बीज बोओगे तो कल आपको पेड़ दिखेगा, वही बात है। कल पेड़ दिखेगा, परसों उस पर फल लगेंगे, बट उससे पहले बीज बोना जरूरी है। सो आज ये नींव रखी जाएगी, ठीक है? सो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रीकैप से कि हमने स्क्रू गेज के बारे में क्या पढ़ा था। तो आपको थोड़ा सा या फिर पूरा पूरा भी याद होगा कि स्क्रू गेज के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था। याद आ रहा है? स्क्रू गेज का मैंने आपको बोला था एक ही बेसिक एप्लीकेशन है, ये नट बोल्ट की तरह काम करता है। मतलब जैसे नट बोल्ट में हम करते हैं ना, किसी स्क्रू को हम आगे आगे घुमाते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो वो आगे भी बढ़ता रहता है। स्क्रू गेज में भी सेम चीज हो रही थी, आप स्क्रू को क्या कर रहे थे, घुमा रहे थे, यानी कि आप उसको आगे कर रहे थे, उसको घुमा रहे थे, रोटेट करा रहे थे, तो वो आगे की तरफ भी बढ़ रहा था। फिर हमने उसमें देखा था कि पिच क्या होती है, याद है? सबसे पहले मैंने कहा था सबसे जरूरी है स्क्रू गेज में पिच निकालना। तो पिच हमने देखा था कि जब हम उसको एक रोटेशन देते थे, है ना, रैचेट से पकड़ के एक बार घुमाते थे, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता था। इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड
ऑन मेन स्केल। याद है पिच यही होती थी, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल। जब आप स्क्रू गेज को घुमाते थे, रोटेशन देते थे, उसमें जितना डिस्टेंस कवर करता था मेन स्केल पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। अगर आपका नंबर ऑफ रोटेशन 1 है, क्वेश्चन में दिया उसने एक ही रोटेशन दिया है, तो जितना डिस्टेंस वो मूव कर रहा है वही पिच हो जाएगी। या तो देखो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपने 3-4 रोटेशन दिए हैं, तो डिस्टेंस को नंबर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर देना। अगर वो बोले एक ही रोटेशन दिया है, तो एक रोटेशन में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, जब आप एक बार उसको घुमाओगे रेचेट को, तो जितना डिस्टेंस वो आगे की तरफ मूव करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जितना डिस्टेंस वो पीछे की तरफ मूव करेगा, वही पिच है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल होता है, एक लीनियर। आपने देखा होगा, एक हमारा मेन स्केल था, आपने देखा था ना, एक हमारा ऐसे मेन स्केल था जिसके ऊपर इस तरीके से ग्रिड्स बनी हुई थी, और ये मेन स्केल की बेस लाइन थी। ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली, ये बेस लाइन थी। हमने देखा था ना इस तरीके से। इसके ऊपर एक सर्कुलर स्केल होता था, और हमने कहा था सर्कुलर स्केल पे भी ऐसे बहुत सारे ग्रिड्स होंगे, और उस पर लिखा होगा 0, ठीक है ना। नीचे लिखा होगा ऐसे कुछ, यहाँ मान लो 90 है, फिर यहाँ 80 है, ऊपर ऐसे होगा 10, 20, इस तरीके से कुछ लिखा होगा। फिर अगर हम ध्यान से देखते थे, सर्कुलर स्केल पे जितने ज्यादा ग्रिड्स होंगे उतना लीस्ट काउंट बेहतर आएगा, क्योंकि हमने लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो सिंपली पढ़ा था, एक बार आप पिच निकाल लो और बस उस पिच को किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिवीजन से, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सीएसडी। सीएसडी का मतलब है सर्कुलर स्केल पे जितने डिवीजन आप करोगे उससे डिवाइड करो, ठीक है ना। तो यहां से हम लीस्ट काउंट निकाल लेते थे। सो ये हम लोगों ने पढ़ा था। रीडिंग लेने के लिए मैं कह रहा था आप लोगों को, जैसे आप रीडिंग ले रहे हो, जैसे मान लो ये है ये आपका है 0, है ना, ये हो गया आपका 5 mm, और यहां कहीं आपका आ गया होगा 10 mm। तो 10 mm से ये रीडिंग स्टार्ट होगी, और आपको देखना है बेस्ट कोइंसाइड क्या कर रहा है, ठीक है ना। आपको ये देखना होता है यहाँ बेस्ट कोइंसाइड क्या कर रहा होता है, वहां से आप रीडिंग ले सकते हो। ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन करा था लास्ट टाइम। तो ये अभी बेसिक चीजें पढ़ी थी स्क्रू गेज की, आपने रिवाइज की तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए। आपको ये फायदा उठाना चाहिए कि आपको लेक्चर बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, जैसी लेक्चर कंप्लीट हो जाए आपके दिमाग में आए कि यार ये टॉपिक ना अच्छे से समझा नहीं था उस टाइम, तो आपको लेक्चर को दोबारा देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप उस लेक्चर को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें, फिर ना समझ में आए फिर अपनी डाउट फैकल्टी से पूछे, फिर कुछ रह जाए तो मैं हूं आपके लिए, ठीक है ना। कोशिश करेंगे हम इसको बहुत डेली बेसिस पे करें, रोज के रोज करें इस आदत को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आपने अभी पूरा ये लीस्ट काउंट वाला फंडामेंटल मुझसे समझा था, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप सब सॉल्व करके दिखाएं मुझे। A screw moves by 2 mm in one rotation. Its circular scale has 80 division. Then find the least count. क्या ये क्वेश्चन सब आराम से कर लेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग आद्या, सुशांत, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, अविनाश, मनीष, जो भी चैट पे हैं हमारे साथ। क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं? बहुत आसान है। कैसे लीस्ट काउंट निकाला जाएगा? 2 स्टेप्स लिखे हमने, देख लो ध्यान से, यही स्टेप है। पहले पिच निकालो, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ रोटेशन, फिर लीस्ट काउंट के लिए पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। 1/40 सर। 1/40 यूनिट 0.02 0.0 1/40 यूनिट्स भी बताते जाओ ना साथ साथ। mm है या सेंटीमीटर है, सबसे जरूरी तो वही है ना सर। 1/40 mm। वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने यहां क्या निकाला होगा, बोलो पिच, है ना। सबने पिच निकाल लिया। पिच का फॉर्मूला क्या है आपका, जितना भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो लीनियर स्केल पे, कितना कवर कर रहे हो, बोलो 2 mm, है ना, एक रोटेशन में, है ना, 1 रोटेशन में कर रहे हो। नंबर ये तो इसका मतलब हमारी पिच कितनी आ गई, 2 mm। सिंपली सर ये पिच हमारी 2 mm हो गई। अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपने पिच निकाली है उसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, बोलो नंबर ऑफ डिवीजन से, है ना। तो यहां से 2 डिवाइडेड बाई 80 आ गया, सिंपल mm में आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 1/40, है ना। सो कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे 1/40 कितना हो जाएगा। अगर 1/4 होता तो 0.25 आता, बट 1/40 है तो कितना आएगा 0.025। क्या यही आएगा mm में, सही है ना। देख लो, अगर 1/4 होता तो 0.25 आता, और 1/40 है तो 0.025 आ जाएगा mm में। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो। सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 0.0, एक और 0 लगाएं, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm क्या होता है आप जानते हो,
0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आ गया था सबका आंसर, ही आ गया था पक्का? देख लो एक बार, नोट कर लो, मुश्किल बिल्कुल नहीं है यार, लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान काम है स्क्रू गेज का, इवन वर्नियर कैलिपर का बहुत आसान काम है निकालना, है ना? एक बार थम्स अप कर दो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन हो गया है मेरे बच्चों का, जल्दी से। बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या कटक में? एनी प्रॉब्लम? कटक रिजॉल्व? नो सर, नो सर, ठीक सही है, है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, डन। चले ना, आगे बढ़े? हाँ ओके, इसमें भी जीरो एरर होता है ना? इसमें भी जीरो एरर होता है, और जीरो एरर को बड़े अच्छे से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे। जीरो एरर का मतलब यही है जब आपकी ऑब्जर्वेशन जीरो आनी चाहिए और आपको जीरो नहीं मिल रही, यानी कि आप अपने स्क्रू गेज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे, विद नो ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को बीच में नहीं रख रहे, विद नो ऑब्जेक्ट, आपने कोई ऑब्जेक्ट इसमें रखा नहीं हुआ, तो आपका, अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो आपका जो बेस लाइन है ना, ये जो जीरो है, ये हमारा मेन स्केल है ना, इसका जीरो कोइंसाइड करना चाहिए किससे? इसका जीरो कोइंसाइड करना चाहिए सर्कुलर स्केल से, मतलब सर्कुलर स्केल को यहां होना चाहिए, बिल्कुल इधर, ठीक है ना? सर्कुलर स्केल को यहां होना चाहिए और उसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो इससे कोइंसाइड करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दोनों के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए, तो मैं बोलूंगा कोई जीरो एरर नहीं है। यानी कि बहुत ही बढ़िया स्क्रू गेज लेके आए हो आप बाजार से, जिसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है, ये तो आइडियल कंडीशन है कि जीरो एरर ना हो। स्क्रू गेज में जनरली आपको जीरो एरर मिलेगा, और जीरो एरर भी दो तरीके का मिलेगा। जैसे वर्नियर कैलिपर में दो तरीके का जीरो एरर था, वैसे इसमें भी दो तरीके का जीरो एरर होगा। अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो लिखा हुआ है जीरो एरर की डेफिनेशन वही है, क्या है? इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द बेस लाइन, तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, अगर वो कोइंसाइड नहीं करता, जब कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, व्हेन स्पिंडल टच ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं उसमें जीरो एरर है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको तो इतना लिखने की जरूरत है भी नहीं, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन है जीरो एरर की। दो तरीके के जीरो एरर हो सकते हैं हमारे पास, और वो बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत तरीके के जीरो एरर हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से होंगे। पहले तरीके का जो जीरो एरर आएगा वो होगा पॉजिटिव जीरो एरर, और दूसरा नेगेटिव, जैसे कि हमारे वर्नियर कैलिपर में भी थे, दो तरीके के जीरो एरर थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट कैसे पहचान करेंगे कौन सा जीरो एरर है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे पहचान करेंगे कौन सा जीरो एरर है वो इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव जीरो एरर की पहचान कैसे होगी? देखो यहां जूम करके दिखाया है, आप कुछ नोटिस कर रहे हो? पहले आप अपने आप ऑब्जर्व करो, आपको क्या नजर आ रहा है यहां, आप नोटिस अगर करोगे ध्यान से, मैं इसको और डार्क करके भी दिखा सकता हूं, यहां पे ये मेरी बेस लाइन है, ये मेरा जीरो है, और आप देख सकते हो सर्कुलर स्केल का जीरो ये रहा, सर्कुलर स्केल का जीरो थोड़ा नीचे नजर आ रहा होगा आपको, सर्कुलर स्केल का जीरो यहां है कहीं, ठीक है ना? तो ये मेरे सर्कुलर स्केल का जीरो है जो यहां है, और आप देख सकते हो इसके ऊपर दो लाइन है, तो यानी कि क्या कोइंसाइड कर रहा है जीरो से? आप देख सकते हो टू का कोइंसिडेंस हो रहा है, देख रहे हो आप कितनी ग्रिड्स हैं टोटल? अगर आप यहां से देखोगे नीचे आपको यहां 95 नजर आ रहा है ना, यानी कि इसमें टोटल 100 डिविजन्स होंगे। पहले तो ये चीजें देख लो, देख के ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है यहाँ सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन है? मुझे कैसे पता चला? यहाँ तो मुझे 5 दिख रहा है, 10 15 कितने होंगे इससे पहले? देखो यहाँ 95 है, फिर 96 97 98 99 100 की जगह दोबारा से जीरो आ गया, फिर 1 2, तो आप देख सकते हो जीरो, बेस लाइन का जीरो किससे कोइंसाइड कर रहा है? 2 से। तो आप देख सकते हो जब आपको सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे नजर आए, ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ध्यान से, ये मैं यहां भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, इस तरीके से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, ये मेरी अगर बेस लाइन है ना, ये मेरी बेस लाइन है, और आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, और आपका इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट आपने रखा नहीं है, और ये आपका स्केल आपको नजर आ रहा है, और आपका जो जीरो है आपको यहां नजर आ रहा है। ये आपका जीरो कौन सा है? ये वाला जीरो किसका है? हमारा मेन स्केल का। ये जीरो किसका है? मेरा सर्कुलर स्केल का। जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे हो, तो इसका मतलब ऊपर आप 1 या 2 या किसी और से कोइंसाइड करा रहे होगे, जैसे कि यहां 2 से कोइंसाइड हो रहा है, ऐसे में जो एरर आएगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। कैसे याद रखना है, कैसे पहचान करनी है पॉजिटिव जीरो एरर की? जब बेस लाइन के नीचे जीरो नजर आए
तो आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। वही इसने यहां भी लिखा है, व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन। बताओ, लॉजिकल है। जब जीरो सर्कुलर स्केल का बेस लाइन के नीचे होगा, उस केस में जो एरर आएगा वो पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। और आप देख के बता सकते हो कितना पॉजिटिव जीरो एरर है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, बताओ। 2 कोइंसाइड कर रहा है ना। तो अगर मैं इससे पूछूं इस केस में कितना जीरो एरर होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो इस केस में जो जीरो एरर होगा ना, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो 2 इंटू लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि जो 2 है सर्कुलर स्केल का वो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां से जो जीरो एरर होगा वो कितना होगा, 2 इंटू लीस्ट काउंट। और इस केस में आप जानते हो, अगर आपने इसका लीस्ट काउंट पहले से निकाला हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां से बोलूं इसकी पिच हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो इस क्वेश्चन में हमें इसकी पिच दे रखी है। इसकी पिच कितनी दे रखी है, मान लो हमें पिच दे रखा है, उसने बोला है कि वो 1 mm मूव करता है 1 रोटेशन में, है ना। तो उसने बोला है कि वो 1 mm मूव करता है इन 1 रोटेशन। तो यानी कि इसकी पिच कितनी आ जाएगी, 1 mm, है ना, 1 mm पर रोटेशन, या 1 mm हम कह सकते हैं। और लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो अगर आप पिच की बात करते हो, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन से अगर आप निकालने की कोशिश करते हो, तो हमें इसका लीस्ट काउंट भी मिल गया, यानी कि 1 mm और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.01 mm, है ना। और क्या लिख सकते हैं इसको, 0.001 सेंटीमीटर। तो आप मुझे यहां बता सकते हो आपका जीरो एरर कितना आया, 2 इंटू, यहां से अगर आप जीरो एरर निकाल रहे हो तो आपका जीरो एरर कितना आएगा, यहां से अगर आप जीरो एरर निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 0.002 सेंटीमीटर। ये मेरा जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो एरर। आया ना सबको समझ में, अच्छे से आया ना। देखो आराम आराम से समझा रहा हूं, अभी भी पूछ लो, पर सोच के पूछना प्लीज। ऐसा नहीं कि बस मन कर रहा है तो दोबारा पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो ओके कर दो, और ऐसा लगता है नहीं आया तो पूछना है, ठीक है ना। ये वाला अंगूठा उठा लो ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया, ठीक है, ओके, डन। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सोच के कल वाले लेक्चर पे जाओ, दिमाग लगाओ। जब वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था, उसको ऑब्जर्वेशन में हमने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, याद करके बताओ। देखते हैं कितनी याददाश्त तेज है आपकी, कितनी मेमोरी पावर है आपकी। कल याद है वर्नियर कैलिपर में भी पॉजिटिव जीरो एरर आता था, उसको सब्ट्रैक्ट किया था या ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था। वेरी गुड, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में से उसको क्या किया था कल, सब्ट्रैक्ट किया था। यहां भी वही करेंगे। यहां जब हम कोई ऑब्जेक्ट रख लेंगे ना इसके बीच में, और फिर ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो ऑब्जर्वेशन वैसे लेंगे जैसे पहले लेते थे, पर अपने दिमाग में रखेंगे भैया इसमें जीरो एरर भी है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि जब भी आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो अपनी ऑब्जर्वेशन में से उसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है, पहले आप उसको निकाल लो। निकालने का तरीका लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट कोइंसाइडिंग देख लो, जैसे हमने किया। हमने लीस्ट काउंट से 2 को मल्टीप्लाई किया था ना, तो आप सबसे पहले यही कर लोगे। और उसके बाद क्या करोगे, करेक्ट रीडिंग के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने रीडिंग ली है ऑब्जेक्ट के साथ, टोटल रीडिंग का मतलब है विद ऑब्जेक्ट, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो ऑब्जेक्ट को रख के, उसमें से क्या करोगे, जो भी आपका पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कहानी खत्म, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। हाँ जी बोलो। सर आपने जो इसमें बताया था पॉजिटिव जीरो एरर में, तो उसके लिए तो हमें लाइक पिच के लिए नंबर ऑफ मूव्स और ऑसिलेशंस क्वेश्चन में गिवन होंगे ना। वो हाँ, वो डेटा आपको गिवन होगा। उसके लिए अभी आप देखना क्वेश्चंस कराऊंगा ना मैं, आप देखना सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको इन्फॉर्मेशन वो पूरी देगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी देगा। ऐसा नहीं है कि बिना दे पूछ ले, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। बट ये चीज जरूर याद रखना, कैसे, क्योंकि गलती होगी। मैं कह रहा हूं अभी तो लग रहा है आसान, बट वहां क्या होता है ना, वहां ऐसा डायग्राम आ जाता है और आधे टाइम हम पहचान ही नहीं पाते, और हो सकता है वो वर्ड्स में दे ये बात लिख के। तो आप लोग इतना याद रखना कि जब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा और आपके सर्कुलर स्केल का जीरो, जो सर्कुलर स्केल का जीरो आपको कहीं नीचे नजर आ रहा है बेस लाइन के, ठीक है ना, और ऊपर ऐसे होगा 1 2 3 4, मान लो 5 कर रहा है, तो इसमें जो लीस्ट काउंट 5 इंटू लीस्ट काउंट है, इसका जीरो एरर क्या होगा, 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो यानी जब आपको बेस लाइन के नीचे, ये मेरी बेस लाइन है ना,
ये मेरी जो बेस लाइन है येलो कलर की मैंने बनाई है, जब बेस लाइन के नीचे जीरो नजर आए तो आप समझ जाना पॉजिटिव जीरो एरर है। और कितना पॉजिटिव जीरो एरर है? जो भी कोइंसाइड कर रहा है, जो भी सर्कुलर स्केल का बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, उसको देखो लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, हो गया। अब कई बच्चे मुझे बिना पढ़ाए ये बता सकते हैं नेगेटिव जीरो एरर कैसे दिखेगा। उसमें क्या होगा, ये वाला जीरो कहां नजर आएगा आपको? बेस लाइन के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? सोचो देखो कैसा नजर आएगा, नजारा कैसा होगा नेगेटिव जीरो एरर में। आप देखो यहां मैंने जूम करके दिखाया है, यहां पे आपकी बेस लाइन ये है, दिख रही होगी आप लोगों को, मैं व्हाइट कलर से दिखा दूं, ये आपकी बेस लाइन है और आपका जीरो देखो ये जा रहा है ना, आपका जीरो कहां है? ये रहा, है ना? तो ये किससे कोइंसाइड कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसने 95 दिखाया है, ये 96 होगा, 97 ये 97 से कोइंसाइड कर रहा है। बट आप इसमें एरर 97 मत लेना, आप एरर कितना लोगे? आप तो ये काउंट करोगे जीरो से कितना नीचे है, कितना नीचे है जीरो से? ये 3 यूनिट नीचे है। 3 देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो कितना नीचे हो आप जीरो से? 3 यूनिट्स। तो इसका मतलब यहां से नेगेटिव जीरो एरर कितना है हमारे पास? बोलो 3 इंटू लीस्ट काउंट। अगेन मैं नेगेटिव नहीं लूंगा, याद है ना, ऐसे मैंने वर्नियर कैलिपर में भी किया था। यहां से अगर आपसे पूछूं कि कितना जीरो एरर आएगा, तो यहां से जो आपका जीरो एरर आएगा, नाम इसका नेगेटिव जीरो एरर है, कहते तो उसको जीरो एरर ही है, आप लिखोगे जो भी बेस्ट कोइंसाइड कर रहा है, आप कहोगे सर 97 कर रहा है, पर आप 97 नहीं लोगे, आप कहोगे जीरो से कितना नीचे हो? कितना नीचे हो बोलो? 3 यूनिट्स नीचे हो। तो 3 इंटू लीस्ट काउंट, और फिर इसको अपनी रीडिंग में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट? बताओ मुझे, इसको अपनी रीडिंग से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? याद करो, इसको अपनी Subtract. रीडिंग में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है ना? एडिशन करना है ना। एडिशन करना है, वेरी गुड। इसको क्या करना है? अपनी रीडिंग में ऐड करना है। पॉजिटिव जीरो एरर आए सब्ट्रैक्ट करो, नेगेटिव जीरो एरर आए उसको ऐड करो। याद है मैंने कल समझाया था, काफी देर तक समझाया था मैंने, वो आलू वाला एग्जांपल लेके, पोटैटो वाला, याद आ रहा होगा। इसको अपनी रीडिंग में ऐड करना, पर जो भी कोइंसाइड करे 97 मत ले लेना लीस्ट। इसको गलती ये हो जाएगी कि हम इसको 97 ले लेंगे, ये गलती नहीं करनी है। हमें लेना क्या है? 3 लेना है, और उसके बाद इस लीस्ट काउंट में से क्या कर देना है? हमें इसको ऐड कर देना है। लीस्ट का इसको क्या कर देना है? 3 इंटू लीस्ट काउंट को क्या करना है? अपनी ऑब्जर्वेशन में जोड़ देना है। और क्या याद रखना है? अगर जीरो सर्कुलर स्केल का अबव होगा बेस लाइन के, है ना, जब बेस लाइन के ऊपर आपको जीरो नजर आ रहा है, ऐसे केस में जो जीरो एरर है वो मेरा नेगेटिव जीरो एरर है। सर हाँ जी, अगर स्क्रूगेज में कुछ ज्यादा ही गलती हो जाता है और 50 वाला सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड करता है जीरो के साथ, तो सर वो पॉजिटिव जीरो एरर में जाएगा नहीं या नहीं, negative वो फिर zero? बेटा वो स्क्रू गेज सही नहीं है, फिर उसको हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि उसमें पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ऐसा तभी होता है, उसमें स्क्रू गेज में भी एक सेटिंग होती है, आप उसको आगे पीछे थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, क्योंकि जो जीरो एरर आना चाहिए वो इतना ज्यादा कभी होना नहीं चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा 10 तक चला जाएगा या 90 तक चला जाएगा। इसलिए कभी आपको कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, क्योंकि अगर वो 50 होगा ना, तो ये हो जाता है कई बार ये जीरो दिखता ही नहीं है, ये आगे, ये जो आपका सिस्टम है ना, ये थोड़ा आगे तक निकल जाता है, तो आपको जीरो नजर ही नहीं आता, या फिर ये बहुत आगे पहुंच जाता है, मतलब 1 के बाद क्रॉस करने लग जाता है, मतलब ये पीछे ही रुक जाता है या बहुत आगे चला जाता है। तो ऐसे में वो सेटिंग करते हैं, स्क्रू गेज को ठीक करके देते हैं आपको, जिसमें थोड़ा बहुत चलेगा, इतना चलेगा, अदरवाइज 45 50 अगर आप सोच रहे हो तो नहीं आएगा। हाँ, पर वो तब है जब आपके 100 डिवीजन हो, है ना, मतलब कई बार ये स्क्रू गेज आपको 50 डिवीजन वाला भी मिल सकता है, ये मत सोचना कि हर बार 100 डिवीजन ही आएंगे। मैंने हर एग्जाम्पल में 100 डिवीजन लिए हैं, तो अगर 100 डिवीजन वाला है तो या तो हो सकता है 95 कोइंसाइड कर रहा होगा, 96 कर रहा होगा, तो 90 से 0 के बीच का कोई कोइंसाइड करेगा, या 0 से 10 के बीच का सॉरी। बट अगर 50 डिवीजन वाला होगा तो 0 से लेके 10 तक का, या फिर 0 से लेके 50 के बीच का, 40 के बीच का कोई कोइंसाइड कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच का कोई इतना बड़ा नंबर ले ले, ये आप याद रखना। मैं समझ रहा हूं उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो आपको जीरो जरूर नजर आएगा आपके सामने, आपको यहां जीरो नजर आएगा, तभी आप जीरो एरर की बात करोगे, इसलिए क्वेश्चन भी यही आएगा कि जीरो नीचे दिख रहा है बेस लाइन के या ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके, ये याद रखना। ओके, इसको लिख भी दूं मैं, यहां सेम चीज है ना। यहां अगर नेगेटिव जीरो एरर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने लीस्ट काउंट को बेस्ट कोइंसाइडिंग से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी हमने पीछे किया था, है ना। तो इसने क्या कहा है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन कोइंसाइडिंग। देखो इसने कैसे लिखा है, बहुत चालाक है ये, इसने वही लिखा है, हमारे में 100 डिवीजन थे ना टोटल, उसमें से इसने 97 को माइनस किया था, तो ही तो 3 आया था ना। इसने फॉर्मूले में वही लिखा है, जो भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होंगे ना सर्कुलर स्केल में,
उसमें से कोइंसाइडिंग को माइनस कर देना। हमारे केस में बेस्ट कोइंसाइडिंग 97 था और 100 टोटल डिविजन्स थे, तो 100 में से मैंने कहा था 97 को माइनस करो, या फिर आप ऐसे देख लो जीरो के आप कितने नीचे हो, तो हमने ऐसे देखा था, ऐसे काउंट कर लिया था 1 2 3, बट एक्चुअली जो कोइंसाइडिंग था वो तो 97 कोइंसाइड कर रहा था ना, है ना, 97 कोइंसाइड कर रहा था इसके साथ, बट हमने 3 लिया था क्योंकि हमने 100 माइनस 97 अपने माइंड में ही कर लिया था। बट फॉर्मूले की फॉर्म में लिखोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। और उसके बाद करेक्ट रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपनी रीडिंग में इस नेगेटिव जीरो एरर को जोड़ देंगे, अपनी रीडिंग में जीरो एरर को जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। याद रहेगा, भूल तो नहीं जाओगे। नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो क्या करना है, जोड़ना है। पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, याद रहेगा ना, पक्का? लिख लो फटाफट, नोट कर लो। अच्छा, कोई एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट्स में, सर पिच की यूनिट mm लिखते हैं या mm पर रोटेशन लिखते हैं? बेटा रोटेशन कोई यूनिट नहीं है, आप ऐसे समझना, आप mm में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आप पिच की यूनिट सोच रहे हो, पिच का फॉर्मूला था ना डिस्टेंस पर यूनिट रोटेशन, तो आप उसको याद रखना, आप उसको रोटेशन ना भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो तो बढ़िया है। आप पिच को हमेशा डिस्टेंस की फॉर्मूले में एक्सप्रेस करना। ठीक है सर, अगर 97 की जगह 3 कोइंसाइड करेगा बेस लाइन से तो उसको भी 100 में से माइनस करेंगे। बाबू, अगर 3 कोइंसाइड करेगा तो फिर जीरो आपका बेस लाइन के नीचे, ऊपर या नहीं होगा ना, positive नीचे हो error। जाएगा, वो पॉजिटिव जीरो एरर बन जाएगा ना, यस सर, यस। है ना, फिर वो नेगेटिव जीरो एरर थोड़ा ना होगा। ये तो सबसे पहले देखो कि पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव, उसके लिए ये बातें जरूरी है जो हम यहाँ लिख रहे हैं, कि पहले आप जीरो देखो वो बेस लाइन के नीचे है या ऊपर है। बेस लाइन के ऊपर है तो ही आपका नेगेटिव जीरो एरर है। 3 अगर कोइंसाइड कर रहा होता तो जीरो बेस लाइन के नीचे आ जाता तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाता फिर वो। ठीक है, ओके, आया ना समझ में? सर हाँ जी बेटा। सर एक्चुअली वो संडे टेस्ट से डाउट था। बेटा मैं लास्ट में लूंगा, ऐसे ना फिर हम रुक जाते हैं बहुत ज्यादा ओके ओके ठीक ओके है ना, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते, फिर सबके डाउट्स आते चले जाएंगे एक के बाद एक, फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। सो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। कर लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। A screw moves by 1 mm in one rotation. Its circular scale has 100 divisions. If screw gauge is having a positive zero error, खुद ही दे दिया उसने positive zero error, खुश हो जाओ। Then find the diameter of the sphere measured by the screw gauge. नेगेटिव जीरो एरर में कुछ बच्चे जो कमेंट्स में लिख रहे हैं, मैं जस्ट उनके लिए रिपीट कर रहा हूं। बेटा नेगेटिव जीरो एरर में मैंने ये बताया था कि आप बेस लाइन के पीछे होते हो। 5 mm आ रहा है, 5 mm पूरा आंसर। डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 5 mm। नहीं, 5 से तो ज्यादा आंसर आएगा। 5 mm को तो आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। 5.27 ओके सर 5 से ज्यादा है तो 7.27 आएगा। ठीक है, 6.28 mm। 5 से तो आप आगे निकल गए हो, 6 को भी क्रॉस कर चुके हो आप। 5 पॉइंट क्यों आंसर आ रहा है, देखो आप 6 को क्रॉस कर चुके हो, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ना, क्लियर विजिबल है ना आपको। 6.27। 5 के बाद 6 है, 6 को आप क्रॉस कर चुके हो। 5 पॉइंट नहीं होगा ना बच्चे, देखो ना, आप 6 को तो क्रॉस कर चुके हो ना। देखो ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, जो भी 5 पॉइंट बोल रहा है बेटा, ये 5 है, 5 के बाद ये लाइन भी तो है, ये 6th लाइन भी तो है, इसको आप क्रॉस कर चुके हो, तो 6 पॉइंट, जो भी आंसर बोलो वो 6 पॉइंट होगा आपका। 6.28 सर, 6.28 mm। तो आप, हाँ मैं देखता हूं एक बार, ये आपने 6 को क्रॉस किया बेटा, तो सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया कि आप किसको क्रॉस कर चुके हो, 6 mm को क्रॉस कर चुके हो, तो आप 6 mm लिख दोगे चुपचाप, है ना, है ना। 6 mm प्लस क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कौन बताएगा लीस्ट काउंट कितना आ रहा है, पिच कितना आ रहा है, पिच
पिच से स्टार्ट करते हैं। पिच सबने निकाल लिया, पिच कितना है? 1 mm है ना, क्योंकि 1 mm इन 1 रोटेशन है, तो पिच कितना आ जाएगा आपका, बोलो 1 mm। पिच कितना आ जाएगा आपका, बोलो 1 mm। इसी के साथ अगर मैं लीस्ट काउंट की करूं बात, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो भी हमारी पिच है इसको सर्कुलर डिवीजन से CSD से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 100 mm, यानी कि आपका आ गया होगा 0.01 mm। आ गया सभी का? अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे आपको रीडिंग कितनी मिल रही है, बेस्ट कोइंसाइड कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये कितना है जल्दी से बताओ, ये कितना है? 31 32 तो है, 32 कर रहा है ना बेस्ट कोइंसाइड, देखो ध्यान से 32 कर रहा है ना, देख रहे हो? तो 32 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये मेरी रीडिंग हो गई। ये क्या हो गई? मेरी ऑब्जर्वेशन हो गई। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने रीडिंग ली है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। पर क्या इसमें जीरो एरर भी है ना? और कैसा जीरो एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करते हैं हम, यानी कि हमें माइनस करना पड़ेगा 0.05 mm। तो बहुत सिंपल हो गया, यहां से आया ये 6 mm प्लस 32 इंटू 0.01 और माइनस करना पड़ेगा हमें 0.05। तो 32 ये आ जाएगा 0.32, उसमें से 5 माइनस करोगे तो यहां से 6.27 mm। तो जिसने भी आंसर किया बिल्कुल ठीक है। कई बच्चों ने बस इसको 5 पॉइंट रीड कर लिया। आई डोंट नो कि आपको यहां से 6 नजर आ रहा था या नहीं, मुझे तो आ रहा है, काफी बच्चों को आ रहा है। आप ध्यान से देखो 5 के बाद 6 भी है, 6 वाली डंडी भी है, 6 से ज्यादा आएगी आपकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पक्का ना यार? रीडिंग तो ले ली ना सबने सही से? 6.38 नहीं बेटा, इसमें आपने एरर ऐड कर दिया एक आध बच्चे ने, इसमें ये ध्यान रखना, ऐड मत करो, एरर यहां सब्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है ना? ओके, भैया चमक गया होगा कॉन्सेप्ट, तो अपनी अपनी सीट पे बैठे बैठे एक बार थम्स अप कर देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। ठीक है ना? अरे मुझे बहुत उम्मीद मिलती है जब आप ऐसे हाथ ऊपर करके बताते हो। आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं, अच्छा लगता है भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई सीख भी रहा है। नहीं तो ऐसा लगता है यहाँ तो मैं रूम में बैठा हूँ दीवारों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सर 32 कैसे आया सर, एक बार बताया तो। 32 इसलिए आया ना बच्चे, देखो ये देख, ये तुम्हें 30 नजर आ रहा है यहाँ, है ना? एक मिनट बच्चे, मैं आपका भी डाउट लेता हूँ। ये 30 नजर आ रहा है बेटा आपको? ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपको विजिबल है? नहीं है तो फिर मैं करके साइड में बताइए ना। ये यहाँ 30 लिखा हुआ था, ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख के दे देता हूँ। इरेज करके उसको बताइए ना। इरेज करके फिर से बताइए, चलो इरेज करके फिर से बताते हैं तुमको। ठीक है, ओके। ये 32 दिख रहा है, ये बताओ पहले 30 दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा, पहले मुझे ये बताओ। नहीं दिख रहा तो 35 तो दिख रहा होगा, 35 दिख रहा है, ये दिख रहा है बता? अरे बाबू बोल, अब दिख रहा है ना? इसके नीचे क्या होगा? 35 के नीचे क्या होगा? 34 के नीचे क्या होगा? 33 और कोइंसाइड कौन सा कर रहा है? 32 तो 32 इंटू 0.01 नहीं होगा फिर? 32 इंटू लीस्ट काउंट, यही हो गया ना? 6 mm प्लस बेस्ट कोइंसाइड इंटू लीस्ट काउंट, ऐसी रीडिंग लेते थे ना। आपने किसको क्रॉस किया? आपने 6 को क्रॉस किया, तो 6 mm प्लस 32 इंटू लीस्ट काउंट, और 0.05 ये तो हमें पॉजिटिव जीरो एरर दिया था, इसको माइनस करना ही है, और लीस्ट काउंट मैंने निकाल के दिखाया ही आपको। सर एक और रीड करने का फॉर्मूला एक बार सही से लिखा दीजिए सर, कल नहीं। ये कैसे आया था, ये चीज पूछ रहे हो बेटा? नो सर, कल जो इसका फॉर्मूला लिखा था रीड करने के रीड करने का तो देख बेटा बहुत अच्छा तरीका है। जैसे देखिए तुम्हारा ये आपका मेन स्केल है ना बेटा, ये आपकी बेस लाइन है। जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऐसे चल रहा है, इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऐसे था, ये आपका 0 था, उसने दे रखा है ये 5 है, तो ये mm स्केल में ही चल रहे हो ना आप, पता है ना यार? इतना याद रखना, आप इतना मत भूल जाना। जो आपके घर पे स्केल होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है, 10 लाइनें दी होती है, बार बार पढ़ाया मैंने ये। तो इसका मतलब है एक छोटी वाली लाइन हमें 1 mm बताती है या 0.1 सेंटीमीटर बताती है। तो ये 0 है और ये 5 है, तो ये mm में ही चल रहा होगा, तभी ये 5 हो सकता है ना? 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, और ये होगा मेरा 6 mm। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो सर्कुलर स्केल है वो हमारा कुछ ऐसा नजर आ रहा है, जो हमें यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। आपका सर्कुलर स्केल ऐसे नजर आ रहा है, और बेस लाइन के ऊपर यहाँ कहीं 35 था, फिर यहाँ कहीं 33 और 34 होगा, फिर 33 होगा, और ये 32 से कोइंसाइड कर रहा होगा। तो जब आप रीडिंग लोगे तो आप पहले देखोगे आप मेन स्केल को किसको क्रॉस कर चुके हो,
आप मेन स्केल में 6 को Hello? क्रॉस कर चुके हो तो 6 लिखोगे, प्लस फिर क्या लिखोगे, जो आपका बेस्ट कोइंसाइडिंग है 32 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। जिसको आप क्रॉस कर चुके हो Hello, sir. सबसे, एक मिनट बेटा, जिसको आप क्रॉस कर चुके हो सबसे पहले उसको लिखोगे, प्लस जो भी आपका बेस्ट कोइंसाइडिंग है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और माइनस फिर जीरो एरर करोगे अगर जीरो एरर आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। हाँ बेटा आप बोलो, आपका किसका डाउट यस था। सर, ओके सर। सर हाँ। वो ऑब्जर्वेशन कैसे आया, आपने जो निकाल के दिखाया वो मुझे समझ में नहीं आया सर। बाबू वही तो समझा रहा था बीच, अभी मैं क्या बता रहा सर था वो बेटे। वाला, कौन सर सा वो बच्चे? स्क्रू गेज के बगल में जो ऑब्जर्वेशन आपने निकाल के ये दिखाया है। बेटा यही तो मैं समझा रहा था, आप सर सर कर रहे थे तो यही तो बता रहा था मैं, तब क्यों नहीं सुना। यही तो बता रहा था मैं उस बच्चे को भी, बेटा ये तो बता रहा था मैं अभी। देखो क्या लिखा है, ये मेन स्केल दिख रहा है बेटा आपको, यस बताओ। सर। दिख रहा है ना बेटे, तो आपको ये दिख रहा है ना बच्चे, मेन स्केल है ये। मेन स्केल में आप ये रीड कर पा रहे हो, ये 0 है, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ये कौन से स्केल पे हो बेटा, मेन स्केल में है ना। मेन Yes, स्केल sir. किस में चल रहा है, किस यूनिट्स में चल रहा है, ये एमएम में चल रहा है। मेन स्केल किस में चल रहा है, ये एमएम में, एमएम में चल रहा है। है ना। तो बच्चे आपने 6 को क्रॉस कर दिया ना, देखो आपका सर्कुलर स्केल 6 के बाद है। आपको 7 नजर आ रहा है आगे, 6 के बाद नहीं आ रहा ना। यहां भी नहीं सर, नजर आ रहा है ना बेटा, 7th ग्रेड नहीं आ रही। इसका मतलब आपको अपनी रीडिंग कहां से चालू करनी है, 6 mm 6 से चालू करना है ना। तो ये मैंने लिख दिया 6 mm, यही किया ना बेटा, देखो यहां लिखा था ना मैंने 6 mm। और अब क्या करना है, प्लस, फिर क्या करना होता है, प्लस बेस्ट कोइंसाइडिंग। आप देखो ना आपका सर्कुलर स्केल वाला बेस लाइन से कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 32 कर रहा है, दिख रहा है ना। 32 कॉइंसाइड कर रहा है। हाँ तो 32 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और Yes, फिर sir. अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस तो कर दो, माइनस कर नेगेटिव देंगे। जीरो एरर है तो तो ऐड कर प्लस दो। कर देना है। हाँ जी बेटा। सर सर थैंक यू सर। हाँ सर सर जैसे हाँ बेटा बोलो। सर जैसे जैसे आपने बताया कि 1 mm 2 mm 3 mm जैसे बढ़ते तो कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है। सर आवाज मेरे क्लासी में आता आता रहा, इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। सर जैसे 0.11 जो सेंटीमीटर हो, सर उसमें एक बार आपने बताया था सर 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट में से 0.1 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर ऐसा हो सकता। हाँ तो बेटा ये एक्चुअली 5 का मतलब 1 0.5 से। सेंटीमीटर में हाँ सर हाँ 1 बच्चे सुन, सेंटीमीटर में सुन मुन्ना सुन, ये जो 5 लिखा है ना, ये 0.5 सेंटीमीटर को ही 5 mm कह सकते हैं ना। तो ये जो 5 लिखा है, ये 5 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, यहां से लेके यहां तक ये 5 mm ही होगा, या फिर तुम इसको 0.5 सेंटीमीटर बोल दो। बट यहाँ सारा क्वेश्चन उसने mm में किया, इसलिए मैंने mm में सॉल्व किया इसको, ठीक है। ठीक है सर। तो सर 1 सेंटीमीटर कहाँ खत्म हुआ? 1 सेंटीमीटर तो बहुत आ गया, ये तो 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक तो आप पहुंचे ही नहीं, ठीक है। सर 10 जहां 10 mm होता वो 1 सेंटीमीटर होता, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर आंसर तो 6.28 होगा ना। क्यों, 32 माइनस 5 कितना होता है, 32, ये देखना ये कितना होगा, 0.32 माइनस 0.05। 32 में से 5 कैसे माइनस करते हैं, कितना आता है बोलो, 27 तो आ रहा है। यस सर। फिर 28 क्यों बोल रहे हो बेटा, ये देखो यही आ रहा है। ओके ओके सर। ओके, अगला सवाल करेंगे बच्चे। अब इसमें उसने डायग्राम नहीं दिया, सब कुछ शब्दों में समझाया है, शब्दों का है खेल सारा। ये भोपाल वाले अंधेरे में क्यों बैठे हैं भाई। अब बच्चे ने चश्मा लगा लिया, अब सब दिख रहा है। हाँ हाँ मैं ही हूं। चलो करो करो क्वेश्चन करो। भोपाल से चाहिए इस बार आंसर मुझे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, आंसर ए होगा। ए आ रहा है आपका, यस सर। चलो देखते हैं, अभी नहीं बताऊंगा मैं, बैठ जाओ बच्चे, ठीक है, अभी देखते हैं। सर ऑप्शन ए है क्या? लग तो रहा है मुझे भी, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से।
सर ऑप्शन ऐसे नहीं है। ए आ रहा है? अब तो भैया लॉक कर देना पड़ेगा, मुझे लगता है इतने बच्चों का ए आ गया है। कर दें लॉक? सब कुछ सवाल ने दे दिया है, देखा जाए तो। A student measure the diameter of a thick wire using a screw gauge of a least count. Least count भी निकालना नहीं पड़ा सर, सामने सामने दे दिया। The main scale reading is 2 mm, तो मेन स्केल की रीडिंग है 2 mm। और अगर आप ध्यान से देखोगे आपका कोई भी आंसर 2 की टर्म्स में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सारे ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर में। पहले तो ये रियलाइज कर आंसर लेना, ये है। ये सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में होंगे, उसने लिखा नहीं है, तो आप याद रखना। मुझे कैसे पता ये सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है? अगर ये एमएम में होते तो 2 पॉइंट कुछ आंसर आता ना। यानी कि भैया ठीक है, आपका जो मेन स्केल है वो 2 mm एंड 0 ऑफ द सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द 50 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 0.2 सेंटीमीटर। 2 mm की जगह मैं ये लिख सकता हूं ना 0.2 सेंटीमीटर प्लस बेस्ट कोइंसाइड है 50 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। और अब आप कहोगे सर इसने जीरो एरर के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं, ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, नहीं बताया ना इसने इस केस में। द स्क्रू गेज एज अ जीरो एरर ऑफ 0.002, तो डेफिनेटली इसने सिर्फ इतना ही बोला, इसने कहीं नेगेटिव वर्ड यूज किया नहीं। अगर नेगेटिव होता तो वो बताता, अगर नेगेटिव जीरो एरर होता तो वो बोलता कि ये नेगेटिव जीरो एरर है। इसने कुछ नहीं दिया तो आप इसको पॉजिटिव जीरो एरर ही लेके चलोगे, ठीक है ना। दिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कि ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जीरो एरर ही होगा। तो ये जीरो एरर अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि यहां से माइनस करना पड़ेगा 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। सर तो वहाँ पे अबव द रेफरेंस लेवल लिखा हुआ है, तो उसमें हाँ, negative वो नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है उसने बोलो, द जीरो ऑफ द सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड विद द 50 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप यहां मेन स्केल में देखोगे, ठीक है ना, अगर आप यहां मेन स्केल में देखोगे तो जो भी आपका रेफरेंस लेवल है अबव द रेफरेंस लेवल का और कुछ खास मतलब नहीं है, यहां सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है। क्योंकि ये आप जीरो एरर में देखते थे, जो आप अबव द बेसलाइन बिलो द बेसलाइन देखते थे, तो इसमें सिर्फ उसने यही बोला है कि जो हमारा 50 है ना डिवीजन का, वो रेफरेंस लेवल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये जो रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर, वो ये नहीं कहना चाह रहा अबव का मतलब ये वो वाला नहीं है जो मैं आपको जीरो एरर के टाइम बता रहा था। मतलब ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस लेवल के ऊपर हम सर्कुलर डिवीजन डालते हैं ना, जैसे ये मेरी मेन स्केल है, इसके ऊपर ऐसे हम एक सर्कुलर स्केल रखते हैं ना, तो वो ये बताना चाह रहा है इस स्केल के ऊपर एक सर्कुलर स्केल है, उस सर्कुलर स्केल का इसके ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। मतलब 50 का कोइंसाइड हो रहा है अबव द रेफरेंस लेवल, मतलब बेस लाइन के ऊपर 50 रखा गया है, वो ये बताना चाह रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ इंग्लिश में कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका क्या मतलब था अबव द रेफरेंस लेवल। वो वैसे भी जो हम ऊपर नीचे जो देखते थे ना बेस लाइन के, वो जीरो एरर में देखते थे, तो इसका सिर्फ इतना मतलब था। ये इंग्लिश में लिखा है इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको यहां लिखने का मतलब सिर्फ यही है, जो 50 सर्कुलर स्केल का है वो बेस लाइन के ऊपर आ रहा है, अबव द बेस लाइन, इसका मतलब ये था, ठीक है। सर तो जब पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर होगा तो वो दिया रहेगा या मतलब फोटो देखो रहेगी? जैसे अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया उसने, है ना, समझना मेरी बात। तो अगर नेगेटिव होता तो वो बोलता, इसलिए इसने कुछ नहीं दिया, तो आपको इसको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दिया ही नहीं है उसने क्वेश्चन में, ठीक है ना। दिया ही नहीं है तो आपको इसको माइनस ही करना है, याद रखना, इसका मतलब वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। अदरवाइज या तो वो डायग्राम देगा ताकि आप समझ पाओ कि जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर वो बताता। इसने कहीं भी नेगेटिव नहीं लिखा, तो आपको इसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, पॉजिटिव ही लेना, कुछ ना दिया हो तो आप पॉजिटिव लेके आराम से कर सकते हो। अब मैं इसको एक बार कंप्लीट कर दूं बेटा, 0.2 सेंटीमीटर और 50 इंटू लीस्ट काउंट कितना है बेटा हमारे पास 0.01, 0.001 माइनस 0.002। अब तो ये सॉल्व हो गया होगा, है ना, अब तो ये सॉल्व हो जाएगा ना, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा 0.2, 50 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 0.248। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सर हाँ जी, सर आपने कहा मतलब वो अगर 90 से अगर 0 से नीचे हो तो जैसे 97 को 3 लेंगे, तो जैसे अगर मतलब 85 को तो 15 लेंगे या 85 लेंगे सर? हाँ 85 होगा तो आपको 15, क्योंकि वो उसके पास है, 100 के पास है, वो लेंगे। बट इतना ज्यादा एरर आता नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी एरर आता है ना, मैंने आपको कहा कि देखो जैसे आपका स्केल होता है ना बेटा, तो आपको जीरो नजर आ जाता है। जैसे यहाँ कोई भी कोइंसाइड कर रहा है ना, तो आपको जीरो नजर आ जाता है। 15 अगर होगा ना
तो 15 होगा तो 0 दिखेगा ही नहीं, हाइड हो जाएगा इधर या फिर इधर, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वो आता नहीं है इतना ज्यादा। बट अगर आ जाए 85 तो वो -0 एरर में जाएगा, ठीक है ना, किस में जाएगा, -0 एरर, ठीक है ना, ओके। बट इतना ज्यादा आएगा नहीं, कभी इतना ज्यादा पहुंचता नहीं है 20, मतलब इतना गैप रखता नहीं है 15-20 का, ज्यादा से ज्यादा 10 का गैप रख लेगा, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर आ रहा है इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है, फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते, ठीक है। बढ़ जाए आगे, सर हाँ जी, ठीक है। सर नहीं समझ में आया कौन सी वाली बात बेटा, सर, ये कैसे निकाले 0.2 cm + 50 into list count? बेटा देखो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पढ़ के बताओ मुझे क्या लिखा है, बोलो। द मेन स्केल रीडिंग कितनी दी है, बोलो बेटा, मेन स्केल की रीडिंग कितनी बताई है उसने, बोलो 2 mm 2 mm, है ना। अब मैंने कहा कि अगर 2 mm हमारा आंसर होता तो इसका आंसर हमारा 2 mm से ज्यादा ही आना चाहिए, 2 mm के आसपास का ही आंसर आना चाहिए, हाँ या ना बताओ मुझे। यस जब सर मेन स्केल इतना दिखा रहा है, पर कोई भी ऑप्शन 2 mm में है, आप बताओ, सारे ऑप्शन 0.2 से चालू हो रहे हैं, है ना, Yes. तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस आपके सेंटीमीटर्स में होंगे, यस और नो, यस होंगे ना। इसलिए मैंने इस 2 mm को कहा कि आप 2 mm की जगह इसको क्या लिख दो, 0.2 सेंटीमीटर, एक ही बात है ना। और इसलिए लिखा है सेंटीमीटर में क्योंकि मुझे पता है ये सारे ऑप्शंस किस में होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जब इसमें भी करते थे, आप देखते थे कि आपका सर्कुलर स्केल किसको क्रॉस कर चुका है, मेन स्केल को, और मेन स्केल का उसने खुद ही बता दिया आपने किसको क्रॉस किया है, 2 mm को, यानी कि 0.2। तो रीडिंग हमेशा ऐसी लिखते हैं, आप जिसको क्रॉस कर चुके हो सबसे पहले उसको लिखते हो, है ना। मेन स्केल में आप जिसको क्रॉस कर चुके हो सबसे पहले उसको लिखते हो, लिखा, किसको Yes. क्रॉस कर चुके हो, बोलो 2 mm को या फिर 0.2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करते हैं, प्लस बेस्ट कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। बेस्ट कोइंसाइड उसने क्वेश्चन में दे दिया, कौन सा बेस्ट कोइंसाइड है, बोलो 50, और इनटू लीस्ट काउंट, हो गया यहां तक। अब ये मेरी रीडिंग होनी चाहिए थी, है ना, पर एकदम से उसने बताया हमारा स्क्रू गेज में भी एक 0 एरर है, तो जो 0 एरर है वो कैसा, मैंने बताया आपको कैसा है, बोलो पॉजिटिव, क्योंकि दिया नहीं है ना नेगेटिव वाला, तो ये कैसा लिया मैंने, पॉजिटिव, तो उसी 0 एरर को मैंने यहां से माइनस कर दिया। अगर मैं इन शॉर्ट देखूं, मैं सबसे पहले क्या देखता हूं, सबसे पहले जब भी मैं ये चीज लिखता हूं, ये जो भी ऑब्जर्वेशन लिखता हूं, तो इसमें सबसे पहले मैं ऊपर क्या लिखता हूं, सबसे पहले ये वाली कौन सी चीज होती है, मेन स्केल की रीडिंग, कि मेन स्केल में आपकी क्या रीडिंग आ रही है, सबसे पहले वो लिखता हूं, किसको आप क्रॉस कर चुके हो। फिर मैं क्या लिखता हूं, बेस्ट कोइंसाइड, या फिर जो भी आपका कोइंसाइड है ना, बेस्ट कोइंसाइड, या फिर क्वेश्चन में जो भी बोलेगा जो कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट, और इसमें मैं क्या करता हूं, माइनस पॉजिटिव 0 एरर, और अगर नेगेटिव 0 एरर दिया है तो उसको क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, ठीक है ना, 0 एरर। अब आया बेटा समझ में आपको, यस ठीक है। सर रेफरेंस लेवल और बेसलाइन एक ही चीज है क्या? हाँ जी बच्चे, वो रेफरेंस लेवल और बेसलाइन एक ही बात है, वो उसी को बेसलाइन को ही रेफरेंस लेवल कह रहा है, ठीक है, मतलब आप लिख लो। सर क्वेश्चन में मतलब पॉजिटिव 0 एरर के लिए कोई भी हिंट नहीं दिया रहेगा? हाँ नहीं, इसमें नहीं दिया, हो सकता है इस क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली दे दिया, हो सकता है वो क्वेश्चन में ऐसे दे देता, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट यू हैव नोटिस दैट द 0 इज क्या कहते हैं, जब ये पॉजिटिव होता है ना, इज बिलो दी रेफरेंस लेवल, है ना, 2 यूनिट्स बिलो दी रेफरेंस लेवल, तो फिर आपको ये सोचना पड़ता, बट इसने आपका काम आसान कर दिया, इसने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है ना। हो सकता है वो वर्ड्स में लिख के बताए कि आपको 0 बेसलाइन के ऊपर दिख रहा था या कितने यूनिट्स नीचे दिख रहा था, फिर आपको वो दिमाग लगाना है कि सर ने बताया था 0 बेसलाइन के नीचे होगा तो क्या होगा, 0 बेसलाइन के ऊपर होगा तो क्या होगा, करा है ना। ये दिखा दूं एक बार दोबारा से आपको, ये देख लो, ये बताया था ना हमने, पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है, बोलो 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन इज बिलो द बेसलाइन, जैसे कि यहां दिख रहा है। वो यही क्वेश्चन में भी दे सकता था, इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता ना, तो आपको 0 एरर डायरेक्टली ना देता, वो आपको क्वेश्चन में बोल देता व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन 0 इज 2 डिजिट्स या फिर 2 ग्रिड्स 2 डिविजन्स बिलो द बेसलाइन, तो आप समझ जाते इसमें 0 एरर 2 इनटू लीस्ट काउंट है, ठीक है। सर तो इसी तरह से उस क्वेश्चन में भी तो अबव द बेसलाइन या अबव रेफरेंस ना 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 बच्चे, नहीं 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 नहीं, उस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ये चीज नहीं दी थी उसने, 0 एरर की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, उसमें क्या दिया था, उसमें सोचो उसने क्या दिया था, कहां गया, ये वाला नहीं है ना, अगला वाला है ना, एक सेकेंड, हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, इसने 0 एरर के लिए ऐसा कुछ दिया ही नहीं, इसने तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया, इसने 0 एरर के बारे में, 0 एरर में तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसने बोला जब वायर रखी हुई थी और आप ऑब्जर्वेशन ले रहे थे तो आपको क्या मिला, 2 mm और 50 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे थे,
पर ये वो मैंने बताया ना, ये अबव का मतलब वो वाला अबव नहीं है, ये अबव का मतलब ये इंग्लिश वाला अबव है। अबव का मतलब ये है कि ये जो आपकी बेस लाइन है इसके ऊपर 50 आपको नजर आ रहा है, 50 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव द बेस लाइन, वो ये बोल रहा है। और वैसे भी जीरो को बताता है, वो जीरो बेस लाइन से कितनी डिजिट्स ऊपर है कितना नीचे है, उससे जीरो एरर पता चलता है। ठीक है ना? ओके सर। ओके, शब्दों के जाल में ना फंसना, शब्दों के माया जाल में मत फंसना, ध्यान से पढ़ना, चीजें आपके सामने आएगा। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रू गेज की एप्लीकेशन ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जस्ट वर्ड्स में लिख के दिखा दिया है। स्क्रू गेज का काम क्या है? ऑब्जेक्ट की थिकनेस को नापना, डायमीटर्स को नापना, वायर के डायमीटर को नापना, वही सब कुछ है। आप चाहो तो लिख लो, नहीं भी चाहोगे तो ये आपको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? एप्लीकेशन तो समझ में आ ही जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक अच्छी तरीके से? सो ये सब कुछ आपको स्क्रू गेज में मिलेगा, आपको क्वेश्चंस मिलेगी। आई थिंक डीपीपी अपलोड हो गई थी ना स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की, आप उसको एक बार अटेम्प्ट करना, डाउट फैकल्टी से पूछ लेना अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, क्योंकि मेरी क्लास शायद अब सीधा अगले हफ्ते होगी आपकी, है ना? आज लास्ट क्लास है। तो ये पूरा सिलेबस हमारा यूनिट्स डायमेंशन का है, जिसमें मैंने आपको ये स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाया था। ये हमारा न्यू चैप्टर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, और ये न्यू चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, याद होगा। पिछला वाला स्लाइड दिखा दीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा दिखाएं, थोड़ा सा कैसे दिखाऊं? 50 सेकंड 50 सेकंड दिखा दे। चलो लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं, अच्छे से लिख लो। ठीक है ना? एक बच्चा कमेंट कर रहा है, हेलो सर मजा नहीं आया। ये कमेंट नहीं है, स्पैम कर रहा है तू बेटे, पिटाई करूंगा तेरी। यहां सर की पढ़ाते पढ़ाते हाथ दर्द हो गए, कमर दर्द हो गए, तू अभी भी कह रहा है मजा नहीं आया सर, है ना? सर हाँ जी, सर हाँ सर जी। आप थोड़ा सा नेगेटिव जीरो इरेट पे स्लाइड पीछे कर दो ना, सॉरी नेगेटिव स्क्रू गॉड जीरो इरेट पे सर आप थोड़ा सा स्लाइड पीछे कर दो ना। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ बेटा, पहले ये लिख लिया जिसने लिखना था, आपने ये लिख लिया बेटा, आपने भी लिख लिया ये? मैं भी रफ में लिख रही हूँ, घर पे जाके फेयर कर लूंगी, थोड़ा क्लास में लिखने में थोड़ा बीच हो जाता कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। नहीं, और सबने लिख लिया? जिसने ये स्लाइड मेरे से ओपन कराई थी उसने लिख लिया ये नेगेटिव जीरो एरर वाला स्लाइड कह रहे थे बेटा? जी जी मैं दिखाता हूँ बेटा, ये वाला बच्चे। ये सर ये सर हाँ सर जी। यहाँ पे सर वहाँ पर आपने बेसलाइन बोला, तो जो कि पॉजिटिव जीरो इरेट वो होता है जो बेसलाइन के नीचे हो, अगर जीरो होता है तो वो पॉजिटिव जीरो इरेट होता है। सर मुझे यही नहीं पता है कि सर मैं किसको बेसलाइन मानूं। देख 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 बेटा, देख, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, जब भी आपको स्क्रू गेज दिखाएगा, ये देखो एक ये लाइन बनाता है जिसपे ऐसे ग्रिड्स बनाता है मेन स्केल पे, दिख रहा है ना बेटा? ये जी है ना? ये वाली लाइन जो मैं ब्लू कलर की बना रहा हूँ ना, ये रही बेटा बेस लाइन, इसको बेस लाइन कहते हैं। देखो इसमें भी है डायग्राम में, ये रही बेस लाइन। ठीक है, हर जगह दिखेगी आपको, इसको बेस लाइन कह रहे हैं। इसी से तो पता चलेगा ना, जब आप सर्कुलर स्केल को देखोगे ना बेटा, जब आप यहाँ सर्कुलर स्केल को देखोगे, अब सर्कुलर स्केल ऐसे बना हुआ है, देखो सर्कुलर स्केल की ग्रिड ऐसी है, इसको इसका ओवरलैपिंग आप इस बेस लाइन से देखोगे, ये जो ब्लू वाली बेस लाइन है इसको बेस लाइन कह रहे हैं। आया समझ में? तो देखो अगर आपका जीरो यहां है तो आपको समझ में आ रहा है आपका जीरो बेस लाइन के नीचे है ना? और अगर जीरो ऊपर है बेस लाइन के तो आपको यहां नजर आएगा, तो आप समझ जाओगे अगर जीरो बेस लाइन के ऊपर है तो कैसा एरर है? नेगेटिव, और अगर नीचे है तो पॉजिटिव जीरो। थैंक यू सर। ओके, हाँ बेटा, और कोई कुछ कह रहा है? लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूं बेटा, ये वाली ना। एक्सक्यूज मी सर, इसको इतना सीरियस मत लो, ये स्लाइड से कुछ बस आपको आपसे सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है कि स्क्रू गेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इतना डेप्थ में मत लिखने बैठ जाया करो बच्चे, जस्ट आपको नॉलेज दे रहा है। ठीक है ना? लिख रहे हो लिख लो, अच्छी बात है, नोट्स बना रहे हो अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपने कल लीस्ट काउंट और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच रिलेशन बताया था सर, वो एक बार और बता सकते हो प्लीज? मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है? इसी स्लाइड में मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने जो बताया था वो यही था कि एक्यूरेसी का सिर्फ सिग्निफिकेंस तब ज्यादातर आता है जब आपको कोई ऑब्जर्वेशन देता है, बताता है ये ट्रू वैल्यू है, मतलब आपको पता है यार एग्जैक्टली इस पेन की लेंथ इतनी है, और फिर मेजरमेंट से कंपेयर करना, मतलब आपको पता है कि एक्चुअल लेंथ इसकी इतनी है, फिर मैंने मेजरमेंट्स ली और उससे कंपेयर करना, वो एक्यूरेसी कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा बेटा, मैंने आपको एक रॉड दी, ठीक है ना, और मैंने कहा किसी ने मुझे बताया इसकी एक्यूरेट लेंथ है 5.252 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगी बोलो? इसकी ट्रू वैल्यू, है ना? क्या कहलाएगी बेटा बोलो? इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है ना? या मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ऐसे हम बोल सकते हैं, जो हमारी एग्जैक्ट लेंथ है।
फिर मैंने बोला कि आपका नाम बताओ पहले बच्चे, आपका नाम क्या है? रिया सुमन। रिया, ओके। यस सर। तो रिया ने बोला कि सर मैंने इसका मेजरमेंट किया, इसकी लेंथ का मेजरमेंट किया एंड दैट वाज 5.27। अब आप मुझे रिया बताओ, आपकी मेजरमेंट में और ट्रू वैल्यू में क्या क्या नजर आ रहा है आपको, फर्क नजर आ रहा है? एक तो ये तो फर्क नजर आ ही रहा है, 5.252 आपका 5.27 है। क्या आपने ऑब्जर्वेशन सही ली है? क्या ऑब्जर्वेशन No, आपकी sir. सही है या गलत है? गलत है। और क्या फर्क नजर आ रहा है? यहाँ कितनी डेसिमल प्लेस तक गए हो आप? 3 डेसिमल प्लेस। और आपने कितनी डेसिमल प्लेस तक बताया बेटा? 2 डेसिमल। 2 डेसिमल प्लेस तक। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आपकी सबसे पहली बात है, आपकी जो रीडिंग है वो सही नहीं है, और दूसरी बात आपने 2 डेसिमल प्लेस तक की है। अब मान लो दूसरा बच्चा है यहाँ, दूसरा आप, एक रिया हो एक प्रिया आ गई। अब प्रिया ने मुझे रीडिंग बताई 5.289 सेंटीमीटर। अब आप सोचो प्रिया की रीडिंग में और आपकी रीडिंग में एक फर्क तो आपको नजर आ रहा है कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक बताया था और प्रिया ने कितने तक बताया था? बोलो 3 तक। डेसिमल। तो मैं बोलूंगा प्रिया ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिया क्या है? ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब हो गया आपने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया। आया समझ में प्रिसाइज का मतलब? यस सर। ठीक है ना? क्यों वो प्रिसाइज है? क्योंकि आपने तो 2 डेसिमल तक बताया था, उसने 3। बट किसका आंसर ज्यादा क्लोज है, आपका या फिर प्रिया का? बताओ, कंपेयर करो करो। ये 252 है, आपका 27 आया था, और इसका आया था 289। इसका आंसर तो आपसे गलत, ज्यादा दूर है ना? देखो माइनस sir. करके देख लो, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट। एक्यूरेट है ना? यस सर। और अगर ऐसी एक बच्चा और आ जाए, मान लो एक बच्चा और आ जाए, राहुल, नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो इसने बोला 5.263। आप कहोगे सर इसका प्रिसीजन तो प्रिया जैसा ही है, बट इसकी एक्यूरेसी मेरे और प्रिया से दोनों से अच्छी है। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज भी राहुल होगा और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी राहुल हो जाएगा। आया समझ में? सर लीस्ट काउंट से फिर इन दोनों का क्या रिलेशन हुआ, प्रिसीजन और प्रिसीजन का accuracy आया ना बेटा। आपका लीस्ट काउंट कितना है? आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक बताया, तो आपका लीस्ट काउंट है 0.01, और प्रिया का लीस्ट काउंट है 0.001। किसका लीस्ट काउंट कम है? प्रिया का। राहुल का भी यही लीस्ट काउंट होगा, तीसरी डिजिट तक बताया 0.001। तो किसका लीस्ट काउंट कम है? प्रिया का और राहुल का, और आपका लीस्ट काउंट ज्यादा है ना? तो Okay, जिसका sir. प्रिसीजन ज्यादा है उसका लीस्ट काउंट कम है ना? जो ज्यादा डेसिमल Yes, प्लेस sir. तक बता रहा है, जिसका कम लीस्ट काउंट है, उसका प्रिसीजन ज्यादा है। ओके सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ एक बेटा, आप कुछ क्वेश्चन कहना था। चाहते हो? बोलो। सर हाँ जी सर वो y इज इक्वल टू m tan थीटा वाला आपने नहीं बताया सर। बेटा, वो अभी छोड़ दो, वो थोड़ा आपके लेवल का था नहीं, मैंने इसलिए भी उस पर ज्यादा चर्चा की नहीं। ठीक है ना? वो क्वेश्चन का मतलब कुछ है नहीं, हमारे फिजिक्स से लेने देना है नहीं उस क्वेश्चन का। वो आ गया डीपीपी में, आप एक बार पूछ लेना, कोई आपको फैकल्टी अगर डाउट वाला कर देता है, नहीं तो जिस दिन मैं आपसे कोई एक पूरा डाउट सेशन लूंगा ना, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। थोड़ा क्लास से रेलिवेंट नहीं था, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया बेटा वो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, Yes, sir. सो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं जो क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, वो क्या था? ओके, एक बच्चे ने कमेंट किया इससे पहले कि हमें वर्नियर कैलिपर का एप्लीकेशन बताओ। बेटा, वर्नियर कैलिपर का एप्लीकेशन स्क्रू गेज का सेम है, वो भी थिकनेस, डायमीटर वगैरह मेजर करने के काम आता है, स्क्रू गेज भी। पर अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, आप पहले मुझे बताओ। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में से लीस्ट काउंट कम किसका है? स्क्रू गेज का या वर्नियर कैलिपर का? सब बताओ मुझे। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर? स्क्रू गेज का। तो अगर हमें बहुत अच्छा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए, प्रिसाइज, तो मैं स्क्रू गेज यूज करूंगा। वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज हमारा स्क्रू गेज होता है। ठीक है ना? ये याद रहेगा। सवाल आ गया भैया इस बार नीट में, अगर ये कौन ज्यादा प्रिसाइज होता है, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, तो आप आंसर क्या लिखोगे? स्क्रू गेज। सबसे कम प्रिसाइज है हमारे घर में यूज करने वाला स्केल, उससे ज्यादा प्रिसाइज है आपका वर्नियर स्केल, और उससे भी ज्यादा प्रिसाइज है हमारा स्क्रू गेज। और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे काम के नहीं है, वो हमें पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है ना? अब इस पे आ रहा हूं, पीछे मत ले जाना मुझे प्लीज, मैं यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो नया चैप्टर, नई शुरुआत, बहुत बढ़िया चैप्टर है। काइनेमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे इसको, कहोगे काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है, उसकी स्पीड क्या है, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, 1 सेकंड में वो कहां तक पहुंच जाएगा, क्या उसकी स्पीड रास्ते में बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या वो एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा। इस तरीके की चीजें काइनेमेटिक्स में आती हैं। किस में आती है? आपने ये वर्ड सुना होगा,
काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं, स्टडी काइंड ऑफ मोशन। स्टडी क्या करते हैं हम इसमें? स्टडी ऑफ काइंड ऑफ मोशन, कि किस तरीके का मोशन वो कर रहा है, वो कैसा मोशन कर रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। और सबसे जरूरी चीजें होती हैं काइनेमेटिक्स में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, इनको समझना, क्योंकि यही सारी चीजें हमें मदद देती हैं इंसान के या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? जैसे कि आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कोई बच्चा होशियार है या फिर कोई बच्चा वीक है? कैसे मैं पता लगाऊंगा? मैं कहूंगा अपना मार्क्स बताना है टेस्ट के मार्क्स से मुझे पता चल जाएगा हाँ यार ये मेहनत कर रहा है, ये होशियार है। कम आएंगे तो मुझे समझ में आएगा ये थोड़ा वीक है, इसको मेहनत करने की जरूरत है ना? तो वैसे ही मार्क्स एक क्राइटेरिया हो गया उसको जज करने का कि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मार्क्स सब कुछ होता है, बट फिर भी इससे तो मुझे ये तो पता चल जाएगा ये बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो एक उसी तरीके से अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोशन समझना है कि वो कैसे मूव कर रहा है या किस तरीके से वो मोशन करेगा या कितनी देर में वो कहां तक पहुंच जाएगा, हमें इन चीजों को समझना जरूरी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमें मोशन को समझाती है। बात क्लियर है? ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, याद है आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट? कौन बताएगा? ये इंटरेक्शन राउंड चल रहा है आज आपको बोलने दिया जाएगा, ठीक है ना? आप बोलने दिया जाएगा आज आप लोगों को। आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किस किस को याद है, डिस्टेंस किस किस को याद है? अपनी तरफ से सबके पास आज माइक जाएगा हर एक क्लास में, ठीक है ना? हाँ, तो अभी सबसे पहले नारनोल से कोई बोल रहा है, पहले वो कंप्लीट करे फिर मैं दूसरे शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, है ना? और कोई डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हाँ, ये किसने दिया हमें? ये पूर्णिया ने आया। दोबारा बोलो बेटा, दोबारा। शॉर्टेस्ट वे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट वे, ठीक है। पूर्णिया में और कोई कुछ बोलना चाहता है? डेफिनेशन को और अच्छे से बताना चाहता है पूर्णिया में कोई? नहीं? चलो भोपाल पे आ रहे हैं। भोपाल से डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? भोपाल वालों को भी मौका दिया जाए भाई। भोपाल से कम आवाज आ रही है भाई। मैं नहीं बढ़ूंगा आगे जब तक भोपाल से कोई जवाब नहीं देगा। हम नहीं बढ़ रहे आगे, ऐसे कैसे हो गया? कोई नहीं है भोपाल में? कोई भी नहीं है जो आगे जवाब देगा? हाँ बोलो बोलो। Shortest distance between 2 points. Shortest distance between 2 points. Usually Okay. Presented by a line. Okay. Is a shortest. Shortest. तो जनरली इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना? वैलिड पॉइंट है। और कोई अब कहीं से? दरभंगा से कोई जवाब देना चाहेगा? सर आगरा से। Shortest distance to initial to final point. ओके, सो कुल मिला के सबकी डेफिनेशन घूम फिर के यहां पहुंच रही है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना? ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप कार में या बाइक वगैरह पे ट्रैवल करते हो, उसके ऊपर एक डिवाइस लगा होता है, उसका क्या नाम होता है जहां रीडिंग आती है? ओडोमीटर कहते हैं उसको। पता है आपको किसको कहते हैं ओडोमीटर? जानते हो? स्पीडोमीटर अलग होता है जो स्पीड दिखाता है, एक ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस दिखाता है। आपने देखा होगा, देखा आपने? यहां से ऐसे रीडिंग आ रही होती है, उसमें इतने किलोमीटर उतने किलोमीटर, मान लो 205 किलोमीटर ऐसे। तो ओडोमीटर हमें क्या दिखाता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? सोच के बताओ। ओडोमीटर क्या बताता है? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस बताता है ना? जितना वो चलोगे आप वो बताएगा हमें। ओडोमीटर क्या बताएगा? जो टोटल डिस्टेंस है वो बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहां से हमारी गाड़ी चली है ना, यहां से गाड़ी चली छुक 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 यहां जाके पहुंच गई, ठीक है ना? तो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल पाथ होगा, यहां से लेके यहां तक का जो हमारा टोटल पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो क्या कहलाएगा टोटल पाथ हमारा? डिस्टेंस। तो टोटल पाथ होगा, हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जो गाड़ी का ऑडोमीटर भी दिखाता है, क्या दिखाता है गाड़ी का ऑडोमीटर? जो रीडिंग दिखाता है किलोमीटर्स में, मीटर्स में, वो क्या होती है? हमारी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन टोटल पाथ, है ना? टोटल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है या स्ट्रेट लाइन पाथ है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये सब जानते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से 9th में भी पढ़ा होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से आप देखना, यहां आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, एक चीज ध्यान से देखना, ये गाड़ी है हमारी, ठीक है ना? मस्त अपनी कार है, सुंदर सी, ठीक है ना? सो अगर हम ध्यान से देखें,
हम लोग ना बहुत बार अपने ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस गाड़ी को मैं भूल जाता हूं और किससे रिप्रेजेंट करता हूं, इसको एक पॉइंट से। ठीक है ना, कोई सोच के बताएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कार को मिटा के मैंने बस एक पॉइंट बना दिया, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यों करते हैं? Point किसी को भी use ऑब्जेक्ट को करके पॉइंट point क्यों represent लेते हैं? रिप्रेजेंट ये करता इसका है initial हेड point है। तो 2 पॉइंट को यहाँ कनेक्ट से करते उसने तो ये शुरुआत स्ट्रेट करी लाइन अपने बनती चलने है। की। हाँ, इतनी सारी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, एक एक एक्यूरेट आंसर के लिए सर। एक्यूरेट आंसर के लिए। ठीक है, अच्छा हर बार कर सकते हैं पॉइंट? जरूरी है कि हमें पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है? सोचो कैसे, कब, Maybe, किन केसेस में मैं maybe, पॉइंट maybe. से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किस केसेस में नहीं कर सकता, ये भी तो बात Maybe है। सर शायद ऑल। ठीक है ना, मेरी बात समझना ध्यान से, कब पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं 2 केसेस दूंगा, आप मुझे बताना किस केस में हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करना चाहिए और किस केस में नहीं। जैसे मान लो ये आपकी गाड़ी है, मस्त आपकी गाड़ी है, ठीक है ना, और ये है, ये गाड़ी आप जा रहे हो गाड़ी में, और यहां से लेके ये यहां से ए से लेके आप किसी और दूसरी जगह पे पहुंचे, दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। इतनी देर में गाड़ी भी थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, बी पे पहुंचे। ठीक है ना, गंदी डायग्राम है मेरा, गंदी ड्राइंग है, माफ करना इस बारे में। बट अगर हम ध्यान से देखें, मान लो 50 किलोमीटर, कितना चले हम, बोलो 50 किलोमीटर। गाड़ी की ओवरऑल लंबाई कितनी होती है? गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? मैंने मान लिया, चलो 1 मीटर। कितना मान लू मैं? 1 मीटर। 1 मीटर से तो थोड़ी सी बड़ी होगी, 3 मीटर की मान लेता हूँ। चलो, बड़ी गाड़ी है हमारे पास, छोटी मोटी गाड़ी में तो हम बैठते नहीं सर। एक बार बड़ी सी लिमोजीन ले रखी है हमने, ठीक है ना, 3 मीटर की हमारी है, 3 मीटर की हमारी गाड़ी है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, गाड़ी की लेंथ कितनी है? 3 मीटर, और गाड़ी चल कितना रही है? 50 किलोमीटर, है ना। क्या इस केस में मैं गाड़ी को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं? यस सर। हाँ, कैसे पता चला मान सकते हैं? कंपैरिजन में वो बहुत क्योंकि छोटे हैं। अगर ऑब्जेक्ट की जो शेप है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है, उसके डिस्प्लेसमेंट के या उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। ये बात बताओ, आपको समझ में आई अच्छी तरीके से? कब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहिए? जब ऑब्जेक्ट की अपनी साइज, एक बार सर फिर से बता दीजिए, नहीं ठीक है ना, समझ आया। ऑब्जेक्ट का जब अपना साइज, जैसे कि गाड़ी का अपना साइज मीटर में है, 3 मीटर में, और वो कितना चल रहा है? 50 किलोमीटर। 50 किलो का मीटर का मतलब होता है 50,000 मीटर, है ना, बहुत ज्यादा है ना। तो जब ऑब्जेक्ट का अपना साइज बहुत कम है और उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने का? क्योंकि इससे क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की शेप साइज को देखना नहीं पड़ता। अब बार बार मेरी जैसी गंदी ड्राइंग हो, वो तो कहेगा ना मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दूं, उससे बढ़िया तो, है ना, कौन कार बनाए बार बार, गाड़ी बना के अपना वक्त बर्बाद करे। मैं बोलूंगा एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करने से हमें शेप साइज पे ध्यान नहीं देना पड़ता, है ना। पर ये कर कब सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में या उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा हो। तो आप चाहो तो यहां लिख देना, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर कर सकते हैं? बोलो, पॉइंट कब कंसीडर करना है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है बेटा, मैं इसलिए करा रहा हूं, मतलब मैं इतना जोर देता नहीं इस टॉपिक पे, एनसीईआरटी में सवाल भी है। आप देख लेना, एनसीईआरटी जब आप ओपन करोगे बैक एक्सरसाइज में आपको सवाल भी मिलेगा, किस सिचुएशन में आप ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करना है? बोलो, कब कंसीडर करें पॉइंट ऑब्जेक्ट? सोचो, जब ऑब्जेक्ट का साइज, जब ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस ट्रेवल से बहुत कम हो। ठीक है ना, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब सोचो, एक रेलगाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी है, बहुत सारे डब्बे इसमें कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डब्बे, मैंने तो 3 ही बनाए हैं, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे बहुत बड़ी रेलगाड़ी है जिसकी टोटल लंबाई हमें पता है। इस रेलगाड़ी की हमें किसी ने बोला बहुत लंबी रेलगाड़ी है सर, मालगाड़ी है भाई साहब, ये 100 मीटर की लेंथ है सर इसकी, ठीक है ना, 100 मीटर से भी ज्यादा है सर, 200 मीटर की ले लो, मजेदार ले लो और बड़ी ले लो, है ना। और वो कितना चल रही है यहां से यहां तक? मान लो वो 500 किलोमीटर 500 मीटर चल रही है, आधा किलोमीटर चल रही है ना। 200 मीटर की गाड़ी 500 मीटर चल रही है, क्या उसमें आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो?
सोचो, नहीं नहीं सर। मान सकते ना, है ना, क्योंकि इसकी लेंथ है तो 200 और वो 500 मीटर चल रही है, उस केस में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। तो आपको बस इतना याद रखना है। अब आपके माइंड में ये हमेशा आना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं हमेशा इस पे प्रैक्टिकल बात भी करता हूं। ये सवाल आने के चांसेस ऑलमोस्ट 1% है कि ऐसा कोई सवाल पूछे, क्योंकि बहुत कुछ है काइनेमेटिक्स में पूछने के लिए। बट हाँ, कभी कभी आपके बेसिक्स का टेस्ट कर सकता है कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर लेते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब भी जानते हो। अब हम जानते हैं क्या मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। फायदा क्या है, हमें शेप वगैरह के बारे में सोचना नहीं पड़ता। पर कब कर सकते हैं, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। हर बार नहीं कर सकते, हर बार नहीं कर सकते, याद रहेगा ये बात, ठीक है। अब जब भी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखो मैंने गाड़ी को यहां से लेके इस पोजीशन पे देखा, ये मेरी पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी। तो मुझे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले मैंने चुपचाप इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, देख रहा है आप लोगों को। फिर मैंने उन दोनों को क्या माना, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होता है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता होता है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। और इसी की अगर मैं मेजरमेंट कर लूं तो ये मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप जानते हो तो वो यही है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फिर अगर मैं बोलूं मैं लोकेशन सी पे पहुंच गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को सी से मिलाना पड़ेगा और इस पाथ लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे अगेन डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है ना। तो पॉइंट बनाने से डिस्प्लेसमेंट निकालना आपका कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल बातें हैं, नोट कर लो फटाफट, ज्यादा इस पे दिमाग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीजें हमें पता हैं। हम क्वेश्चन पे आएंगे, सवाल किस तरीके से आते हैं, काम की बात, मुद्दे की बात। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस क्या है सर? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं को पूछना चाहिए आप लोगों से। सोचो, मुझे बताओ, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, कुछ तो पढ़ा होगा। कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो देखो यहाँ, देखो यहाँ खड़ा हूँ मैं आगे चला कितने, मैं आगे चला कितना, 10 कदम आगे, 4 कदम आगे चला, फिर यहीं आ गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया। अगर मैं 4 कदम आगे गया और 4 कदम पीछे आया तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, याद है। डिस्टेंस का मतलब होता था कि इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद घट के कितना हो जाएगा, बोलो, जीरो हो जाएगा, है ना। याद आ रही है ये बातें, पढ़ाई जाती थी ना, डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। चार्ट बनाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है ना, मजा आएगा। एक चार्ट बनाते हैं, बट उससे पहले एक सवाल, फिर चार्ट बनाएंगे। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। हाँ, वेरी गुड। नहीं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो ओनली इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये भी बोलना, ठीक है ना। क्या पता मैं मूव ही ना करूं, फिर मेरा डिस्टेंस भी जीरो, देन इट कैन बी ना। हाँ, तो ये कंप्लीट करो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द कंप्लीट डेफिनेशन इज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मे Can बी be zero. हाँ, इट कैन बी जीरो, ठीक है ना। ओके, एक सवाल जो आप लोग पहले भी करते आए हो, a body is moving along a circular path of radius capital R. What will be the distance and displacement of a body when it completes half a revolution? Distance pi r and displacement 2r. डायमीटर। देखो सर डिस्प्लेसमेंट होगा डायमीटर और डिस्टेंस होगा पाई आर। हाँ, डायमीटर कितना होता है, पूरा आंसर बताओ ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ, सभी करोगे इसका आंसर, सभी को करना है ये। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताओ मुझे जल्दी से इसका रेडियस r दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस हो जाएगा सर 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर 2r। पाई आर होगा 2r होगा। डिस्टेंस pi पाई r आर to एंड r डिस्प्लेसमेंट Okay. डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने यहां से अपनी जर्नी चालू की, डिस्टेंस पाई आर। ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो, यहां से देखो, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, आप मान लो यहां से शुरू कर रहे हो और चलते यहां पहुंच गए, ठीक है ना। रेडियस आपका कैपिटल आर है, तो आपको पता है आपका जो डिस्टेंस है वो ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता जो आपने कवर किया यहां तक आने में, ये पूरा रास्ता क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस। ये कैसे निकाला आपने डिस्टेंस, ये क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, सर्कमफ्रेंस का आधा है ना। सर्कमफ्रेंस टोटल कितनी होती है,
2 पाई आर, तो ये सर्कमफ्रेंस का आधा है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो सर्कमफ्रेंस का क्या आ रहा है, बोलो हाफ आ रहा है, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपने अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लिया, वो पाई आर आ गया। आपको पता है सर हाफ सर्कमफ्रेंस पाई आर होती है, डायरेक्टली हो जाएगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस रास्ते से जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है या फिर सर वो घूमता फिरता हमारी तरह आवारागर्दी करता हुआ घर पहुंच रहा है, या फिर वो सीधा पहुंच रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस फर्क पड़ता है इनिशियल पॉइंट से। किससे फर्क पड़ता है बोलो, इनिशियल कहां था, और किससे फर्क पड़ता है, फाइनल से। और हम उन दोनों चीजों को, इनिशियल और फाइनल को, एक सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इसकी लेंथ नापेंगे, तो आप जानते हो ये डायमीटर के इक्वल है। और डायमीटर कितना हो गया इसका, 2r, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया बोलो, 2r। ठीक है ना, आसान है, मुश्किल तो है नहीं, आसान है ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड कर दूं मैं, अब देखते हैं कौन आंसर करेगा। अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां खत्म करूं, ठीक है ना, और मुझे ये दे दे क्वेश्चन में, ये एंगल है π/2, ठीक है ना, ये एंगल कितना है बोलो, 90 डिग्री, π/2। आप ए से स्टार्ट कर रहे हो और सी पे खत्म कर रहे हो, कौन बताएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्टेंस होगा pi/2 डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस का 1/4 है ना बेटा, क्वार्टर हो गया ना सर्कल का। देखो यहां से लेके यहां तक का अगर आप रास्ता ध्यान से देखो, ये सर्कल का 1/4 है, यानी ये सर्कमफ्रेंस का 1/4 हुआ या नहीं हुआ, सोचो, 1/4 भाग हो गया ना सर्कमफ्रेंस का, यानी कि ये हो जाएगा πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, याद करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करना होता है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को एक सीधी रेखा से मिला दो। तो ये कैसे निकालोगे, ये तो ट्राइंगल से आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो ग्रीन कलर से ये बन रहा है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है ना, यानी कि मैं यहाँ साइड में बना के दिखा देता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन गया, है ना, ये आर और ये आर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, है ना, √r² + r², जिसको आप r√2 कह सकते हो, r² + r², यानी कि r√2, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यानी कि इसका √2r या r√2 जो भी आप लिखना चाहते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट नोट कर लो, जिसको आता था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था वो नोट करे। हो गया। अच्छा, मैं बोलूं, मैं घूमता हुआ क्लॉकवाइज ऐसे ही जा रहा हूं, ऐसे यहां आ गया, ठीक है ना, यहां पहुंच गया। हाँ जी बेटा। सर डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। हाँ, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो आप, देखो आपको जो समझ में नहीं आया वो पूछ लो बेटा। मैं ए से अगर यहां तक जा रहा हूं बेटा, आधा सर्कल कंप्लीट कर रहा हूं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, बताओ डिस्टेंस समझ में आ रहा है? अगर आप यहां से यहां पहुंचोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, तो ठीक है ना। डिस्टेंस जो होगा 3πr/2 और डिस्प्लेसमेंट होगा √2/2। ओके, एक सेकंड बच्चे, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं उन बच्चों को जिनका डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं पहले बोल रहा हूं, ए से अगर मैं यहां गया हूं बेटा, आधा सर्कल कंप्लीट किया, तो उस केस में आपका सर्कमफ्रेंस बाय 2 यानी 2πr/2 ये हो गया मेरा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मतलब ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, ए से लेके इस पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पार्ट, ये हो गया 2r। सेकेंड पार्ट में मैंने बोला था, अगर आप यहां से ए से शुरू करते हो और सी पे पहुंचते हो, तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, यहां से लेके यहां तक का, अगर एंगल दिया है 90 डिग्री मतलब π/2, तो आपका 1/4 ऑफ द सर्कल हो जाएगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस बाय 4। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये r, तो ये हो जाएगा r√2, वो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है पाइथागोरस थ्योरम से। फिर ये वाला पार्ट कई बच्चों ने मुझे ऑलरेडी आंसर कर भी दिया, यहां से करते 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 हम डी पे पहुंचे थे, और मैंने बोला ये वाला एंगल भी हमें कितना दिया है, π/2, है ना। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना कितना डिस्टेंस कितना, 3πr/2। 3πr/2। अगर हम ए से डी कर रहे हैं, तो हम ध्यान से देखें, यहां से यहां तक आपको पता है ये आधा, ये हमारा क्वार्टर है, यहां से आधा हो गया, हाफ सर्कल पे पहुंच गए और फिर यहां पहुंच गए, तो यानी कि यह
अगर आप ऐसे भी देखो, सबसे आसान तरीका ये, अगर आप यहां से यहां देखोगे तो टोटल एंगल कितना हो गया, π/2 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 3π/2, है ना, एक तरीके से ये हो गया। उसमें जस्ट आप r को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक तरीका है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप थीटा इज इक्वल्स टू आर को अपॉन रेडियस तो जानते हो ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये टोटल एंगल कितना हो गया यहां से यहां तक, ये टोटल एंगल हो गया 3π/2, 3 बार π/2 हो गया ना, यहां से यहां तक π/2, फिर π/2, फिर π/2, तो कितना एंगल हो गया 3π/2। और अगर आप यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिस्टेंस निकालना चाहते हो, इसको अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, 3π/2 में मल्टीप्लाई कर दो r इंटू थीटा, क्या यही आर्क होता है, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट r√2, क्योंकि ये भी r ये भी r, तो इस ट्राइंगल में ये वाला कितना हो जाएगा r√2, ठीक है ना, √2r या फिर r√2। तो यहां डिस्टेंस ये हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मेरा r√2 हो जाएगा, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करें। सर डिस्टेंस सर समझ नहीं आया वहां पे, जैसे सर पहले भी तो कहा सर्कमफ्रेंस बाय 4 की है, तो यहाँ पे भी तो ये 3/4, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये सर्कमफ्रेंस का 3/4 भाग है ना बेटा, तो 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस करके भी लिख सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा, है ना। 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस करके देखोगे तो भी यही आएगा, 3/4 ऑफ 2πr करके देख लो बेटा, सेम आ जाएगा, 3/2πr आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो, यहां से यहां तक आपका 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस है, यहां से यहां तक आपका आधा सर्कमफ्रेंस है, यहां से यहां तक 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो। हो गया नोट, आगे बढ़े ना बेटा। तो सर रुक जाइए ना। अच्छा रुक जाते हैं, लिख लो। सर यहाँ पे भी तो सर 4/4 पाई होना चाहिए, 2π होना चाहिए था। क्या बोल रहे हो सर बोल रहे हैं 4/4 2π होना चाहिए ना, मल्टीप्लाई। किस चीज में बेटा, डिस्टेंस में कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो सर डिस्टेंस में ही कहेगा, डिस्टेंस में भी अगर मैं बोलूँ ना बेटा, तो आप समझा करो, यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 1/4 है ना, ये 1/4 हो गया, यहां से देखो यहां से यहां तक 1/4, और अगर मैं यहां से यहां हूं तो 2/4, क्योंकि देखो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, 2/4 को ही 1/2 कहते हैं, और यहां से घूम के यहां जाऊं तो कितना हो जाएगा 3/4, तो यही तो लिखा है मैंने, 3/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर आपने तो सर 4th वाला निकाला है ना बेटे, मैं यहां से चल रहा हूँ, देख यहां से चल के यहां पहुंच रहा हूँ, तो कितना चला हूं मैं, यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा 1/4 सर्कमफ्रेंस, 2/4 सर्कमफ्रेंस, अब मैं ऐसे नहीं गया, ऐसे क्यों ऐसे, अच्छा ठीक है, सब ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ओके ठीक है, ये सवाल कौन करेगा, A car moves from O to D along the path OABCD shown in figure. What is the distance traveled and net displacement? सब कुछ डायग्राम में दिया है, नजरें घुमाओ, चीजें दिखेंगी, मजा। एक्सक्यूज मी सर, ऑप्शन बी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर ऑप्शन बी। बी सर। ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो आगे। सर एक बार वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं, अब मैं आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, मैंने 4 बार एक्सप्लेन कर दिया है वो बेटा, पिछला वाला, अब आपको देखना पड़ेगा। अब इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर नेटवर्क एयर, सर लाइट चली गई थी सर। बेटा अभी फिर पहले आगे का करने दो ना, ऐसे बेटा फिर लाइट गई थी, आप एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। आप इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करो, पिछला वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो बेटा, ठीक है। एक बार इसको देखो तो सही, वो वाला भी देखना, आ जाएगा समझ, ठीक है। पहले इसको देखो, काफी बच्चों ने ऑप्शन बी बोला है, इसका सब चेक कर लो, ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है,
आप यहां से चल रहे हो यहां से यहां तक 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 4 कितना हो गया 16, 16 + 1 कितना हो गया 17। तो डिस्टेंस तो भैया 17 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, डिस्टेंस तो 17 है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, इन दोनों को मिला दो, है ना, इन दोनों को मिला दो। तो आप कैसे निकालोगे सर, अब कैसे निकालोगे, आपको पता है ये 4 है, तो यहां से लेके यहां तक ये भी 4 होगा, है ना, तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा 4। कैसे, क्योंकि टोटल 8 है, तो अगर ये 4 है तो ये 4 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 होगा। और ऐसे मिला दो, एक ट्राइंगल बना दो। फिर ये वाली हाइट कितनी होगी, देखो ये टोटल 4 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। क्या आप इस ट्राइंगल में हम लोग इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, √4 स्क्वायर √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा √25 यानी कि 5। देख लो, सिर्फ मैथ्स है, छोटी वाली क्लास की मैथ्स है, 7th 8th क्लास की, अगर आप ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। सर वहां पे 1 स्क्वायर नहीं 3 स्क्वायर होगा। ओह एक सेकेंड, सॉरी 3 स्क्वायर, सॉरी, थैंक यू, है ना, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। सकते हैं 0 से लेकर के डायरेक्ट बी और डी और बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल के और माइनस कर देते तो कहां से कहां तक बच्चे, क्या कह रहे हो, अगर 0 से बी हाँ और डी और एक ही बात होगा ना, डी और बी का भी नहीं, ऐसा कैसे कह सकता हूं मैं, ये एक बात कैसे, मतलब आप कह रहे हो 0 से बी और 0 से डी। नो सर, डी से बी, डी से बी, बट ओ से बी स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे पता चलेगा, ओ से लेके ये इसके बीच में ही लाई करेगा, ये ऐसे भी तो हो सकता था, मुझे कैसे पता ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना, तो वैसे करना सही नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, वो तो तब हो ना जब मुझे पता है ये डी पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तभी तो होगा ना ये। तो उससे बेटर है आप ओ को डी से स्ट्रेट लाइन से मैच कर दो और फिर वो वाला पॉइंट निकाल लो, फिर करो, ठीक है। बढ़ जाए आगे, ये हो गया, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा, हो गया ना ये, यस सर। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड। अच्छा, स्पीड से पहले आपको यहां मैंने बोला था कि हम लोगों को एक चार्ट बनाना है जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इसी चार्ट में हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यार ये हम 9th क्लास में करते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं करा रहा हूं आपको, ये सोचो ये तो हमें आगे बढ़ना चाहिए था, बट फिर भी हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले मुझे पॉइंट्स बताओगे, किस किस को कौन कौन से पॉइंट याद आ रहे हैं, एक एक करके। सबसे पहले क्या पॉइंट लिखूं मैं, डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ, शॉर्टेस्ट एक्चुअल पाथ, हाँ डिस्टेंस क्या होता है मेरा, एक्चुअल पाथ, है ना, ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जब Scalar डिस्टेंस quantity. कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन नहीं देखते। ओके, तो ये पॉइंट आपका इसी में आ जाएगा कि हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ कैसी क्वांटिटी, स्केलर। जो आप बात कर रहे हो डायरेक्शन वाली बेटा, हम इसी पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और बताओ, और कोई डिफरेंस, Displacement can be 0 and distance cannot be 0. फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस क्या होगा, कैन नेवर बी जीरो, बट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी जीरो। The displacement is distance will never distance or equal to distance. ओके, अच्छा, अगर कोई, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर मैं आपसे बोलूं यहां से डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट, मैं अगर ऐसे बोलूं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बात सही है,
मूविंग Yes, ऑब्जेक्ट के sir. लिए Yes, sir. Yes, sir. मूविंग Yes, ऑब्जेक्ट के sir, लिए sir, डिस्टेंस yes. हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है? सही है। सर सही है सर। सोच के सर बताओ। इक्वल भी सर हो ये एक सकता है। कंडीशन में सही नहीं सर, होगा equal हो सकता है। स्ट्रेट इक्वल भी हो सर, सकता but है, हमेशा मतलब हम नहीं ये नहीं हो कहेंगे, जाएगा। है ना, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, ये नहीं कह सकते ना। इक्वल होता है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट हम हमेशा क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखना, है ना, याद रहेगा ये सबको। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, इट कैन बी, हम क्या लिख सकते हैं बोलो, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इक्वल भी तो हो सकता है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, इक्वल भी तो हो सकता है। अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, कई बार ऐसे रेशियो पूछ लेता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देख रहे हो आप ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं ना। और अगर मैं उल्टा रेशियो ले लूं, मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो इक्वालिटी क्या आ जाएगी, इट शुड बी लेस देन 1। यहीं से आया है। अगर मैं डिस्टेंस को यहां डिवाइड कर दूंगा तो 1 इज ग्रेटर देन आ जाएगा, और अगर उल्टा करूंगा तो फिर उल्टा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये इक्वालिटी, सीधा सा क्वेश्चन है, तो बहुत साफ सुथरा सा क्वेश्चन है। अब मुझे ये कौन बताएगा किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो सकते हैं? सर अगर हम स्ट्रेट पाथ में अगर मूव Final करते हैं straight तो path में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जैसे मैं सिर्फ सीधा चलता रहूं और मुड़ू ना, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, सर इक्वल सेम रहेगा, है ना। सर से वो नहीं इक्वल। और एक मेरी बात याद रखना, अब आप वेक्टर्स पढ़ चुके हो ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वैसे आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और दूसरी कैसी है, वेक्टर। पर मैं तो यहां कंपेयर कर रहा हूं, तो एक्चुअली मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से कंपेयर कर रहा हूं। याद रखना, ये बात समझना, फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी को तो कंपेयर कर सकते हो, बट वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से कंपेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है यार, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस को उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं हम एक्चुअली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं कंपेयर करते, किसको कंपेयर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। तो यहां जहां हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, ये हमारे कहीं ना कहीं माइंड में फिक्स है कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। याद रखोगे ये बात, ठीक है ना। यहां तक ये सारे पॉइंट्स नोट करो, अच्छे से बताओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये नोट कर लिया सबने, बढ़ जाएं आगे। डन, ओके। स्पीड क्या होता था, याद करो स्पीड के बारे में। आज इंट्रोडक्शन है, अभी मैं इसको और चीजें भी पढ़ाऊंगा इनके बारे में। स्पीड क्या होता है, याद करो। स्पीड होता था डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते थे, स्पीड। याद आ रहा है, ये क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। स्पीड, किस तेजी से हम मूव कर रहे हैं, हमारी रफ्तार, है ना, हमारी रफ्तार, हमारी तीव्रता, हमारी स्पीड, है ना, यही होता था ना। ओके, सो स्पीड क्या होता है, जो भी आप डिस्टेंस कवर करते हो पर यूनिट टाइम। किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हो, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कैसी क्वांटिटी है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी है। जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं, नॉर्मल चीजें बताऊंगा अभी इसके बारे में, ठीक है ना। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डेप्थ में इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी इसको नोट करते जाओ। स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट। हाँ जी बेटा, सर क्वेश्चंस भी इसी लेवल कर आएंगे ना? हाँ, बहुत सिंपल आएंगे, बहुत इजी, मतलब फॉर्मूला बेस्ड अगर कोई आएगा क्वेश्चन, तो जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हो सकता है एक आधा इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई आसान सा सवाल आ जाए, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको नोट करो, स्पीड का फॉर्मूला शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में सिर्फ ये चीज नोट करनी है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में यूज करना है आपको। फटाफट ये वाला फॉर्मूला लिखना है। और मुझे बताओ, किलोमीटर पर आवर हो, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां देखो स्क्रीन पे,
1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं मुन्ना? 3600 सेकंड। कैसे करा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से। वो आया कैसे? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है ना? बताओ ये करा कैसे जो आपने 5/18 वाला किया? याद करो कैसे करते थे अगर हम ध्यान से देखेंगे। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर सर। और कितने सेकंड्स? 1 आवर में कितने सेकंड? 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। 600 सेकंड। अगर आप इसको 1000 बाय इसको अगर आप कैंसिल करोगे, सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? तो अगर आपको किसी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, है ना? यानी कि अगर मान लो मैं आपको बोलूं मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर मेरे को स्पीड दे रखी है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 36 को किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 10 मीटर पर सेकंड है ना? किससे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। याद रखोगे ये फैक्टर? सिंपल है ना? किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। क्या इसका उल्टा भी होगा? अगर मैं बोलूं मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूं तो क्या करेंगे? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप समझ रहे हो? 20 को किससे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से। 18 उल्टा कर देंगे अब, है ना? क्योंकि अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हो। पहले आप किलोमीटर पर आवर से किस में जा रहे थे? मीटर पर सेकंड। ठीक है? ओके। डन? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, अच्छे से कर लो, भूलना नहीं है इसको। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके यार जल्दी से कर दो, ये तो तुम्हें करना आता है। फटाफट बताओ। अ कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इवेल्युएट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अभी करा है हमने। 20 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 20 इंटू 18/5 है ना? किलोमीटर पर आवर तो कितना आ जाएगा? 5 से ये कटा 4 टाइम्स तो कितना आ गया? 72। ये तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है जो भी पीछे कराया था मैंने। सर 72 सर। 72, बहुत बढ़िया हो गया। ये तो अभी पीछे भी कराया था ना, मैं आगे बता रहा हूं। ये भी पीछे कराया था मैंने क्वेश्चन। 18/5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रही हूं। आसान सा सवाल, जल्दी से जवाब दे दो। बच्चों वाला सवाल 9th क्लास में किया हुआ। A particle travels a distance of 50 मीटर 10 सेकेंड। तो स्पीड क्या होगी? 50/10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है ना? ये तो अभी छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, इसलिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम से सवाल। ठीक है? अब स्पीड भी दो तरीके की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। देखो आप जब जर्नी पे जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, आजकल तो गूगल मैप पे देखते हो ना भैया कहां जाना है, गूगल मैप पे देख के करते हो ना, करते होगे है ना? तो उसमें क्या होता है? गूगल मैप ऐसे खुलता है, देखा है ना आपने? गूगल बाबा ऐसे खुलते हैं। उसमें वो दिखाता है, मान लो कोई दिल्ली से लखनऊ जा रहा है तो उसको ऐसा रूट दिखाएगा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर खाबर सा ऐसा रास्ता दिखाएगा और यहां से यहां तक जाना है, और आपको दिखा देगा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। वहां बता देगा कि दिल्ली से लखनऊ का जो सफर है बाबूजी वो सफर है 535 किलोमीटर का, और जो टाइम लगेगा वो 7 घंटे 22 मिनट लगेंगे, है ना? ये आपको गूगल मैप दिखा देता है। देखा है कभी गूगल मैप में करके देखा है ये? तो आपको वो यहां से लेके यहां तक की दूरी, जिस रास्ते से आप जाओगे, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है दिल्ली से लखनऊ का? डिस्टेंस है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता तो वो ये वाला रास्ता बताता, है ना? पर ये रास्ता नहीं बताता गूगल मैप, तो वो बताता है जहां सड़क बनी है। अब सड़क सीधी बनी नहीं है तो चलोगे कैसे? ठीक है ना? उड़ के जा सकते हो
चल के नहीं, ठीक है ना। तो ये यहां से यहां तक ये आपको डिस्टेंस दिखा रहा है और टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस को टोटल टाइम से जब आप डिवाइड करते हो तो इसको बोलता है एवरेज स्पीड। क्या बोलता है? एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब है इसको फर्क नहीं पड़ता रास्ते में आपका स्पीड कितनी बार बदल रहा है। आप अपने घर से जब स्कूल जाते हो या फिर अभी जब आप यहां आए हो अपने सेंटर पे आए हो, क्या आपकी स्पीड हर बार एक जितनी थी? क्या आपने अपनी स्पीड को बीच में बढ़ाया घटाया? नहीं था, पक्का किया होगा। पर मैं आपसे पूछूं, आप अपने घर से सेंटर तक आए हो, मान लो आप अपने घर से सेंटर तक आए हो और आपने 2 किलोमीटर का सफर, मान लो 2 किलोमीटर का सफर किया है, यानी कि 2000 मीटर चले हो, ठीक है ना। मैंने बोला आपको लग गया आते आते मान लो 15 मिनट लग गया, है ना। कितना लग गया? 15 मिनट, यानी कि 15 इंटू 60 कितना हो गया यहां से? 900 सेकेंड। तो मैं आपसे जो स्पीड पूछ रहा हूं ये कैसी स्पीड है? ये है 2000 डिवाइडेड बाय 90। ये कैसी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में? बोलो। ये मेरी एवरेज स्पीड है। क्या हर बार आपकी स्पीड इतनी रही होगी? नहीं, कभी आप तेज भी चले होगे, कभी आप बीच में रुके भी होगे, है ना। तो ये स्पीड हमें सिर्फ ये बताता है कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको कहते हैं हम एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ये आपके सफर के बीच की किसी टाइम की स्पीड नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं पूछता नहीं 2 मिनट बाद तुम्हारी स्पीड कितनी है, 3 मिनट बाद तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो तुम नहीं बता सकते। तुम तो सिर्फ क्या बता रहे हो? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। ये क्या है? हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। आया ना समझ में यहां तक? ओके, ये एवरेज स्पीड है। अब एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब जानते हो? इंस्टेंट का मतलब होता है किसी एक टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर का मतलब किसी एक वक्त पे हमें बताना है, किसी एक मोमेंट पे बताना है, किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट का मतलब होता है छोटा सा एक मोमेंट, छोटा सा एक पल, एक छोटे से समय के लिए। जैसे कि मैं चल रहा हूं, अब मैं जैसे अभी पूछूं अभी मेरी स्पीड कितनी है, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है, उसको क्या बोलेंगे? Excuse me, sir. एवरेज स्पीड। ओ सॉरी, इंस्टेंटेनियस। हाँ सर बोलो। आप अगेन फ्रीज हो रहे हो। मैं फ्रीज हो गया? ये स्क्रीन फ्रीज हो रही है। ओके सर पता नहीं क्या नेट इशू है। ओके, थोड़ा सा हो रहा होगा। मैं फटाफट इस पॉइंट को जस्ट एक्सप्लेन करता हूं, सुनते रहना बेटा। सर फिर से हो गए फ्रीज। बेटा वो उस साइड से इशू आई गेस, नेट का, पूर्णिया से, सर, आप वो कटक से, है ना। उनके पाठशाला में प्रॉब्लम है, हम लोग हाँ का भाई, ठीक है। कटक वालों यार अपने पाठशाला में बोलो ये नेट का इशू रोज आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे इसको ठीक कराओ, ठीक है ना। आप आज कंप्लेन करना हुआ, मैं भी यहां से कंप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है? किसी पर्टिकुलर टाइम की स्पीड। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? याद रखना, पर्टिकुलर टाइम पे कभी भी स्पीड निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां डिफरेंशिएशन करना है। किसका? यहां हमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना है। यहां हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां हमें बहुत छोटे से टाइम के लिए निकालना है स्पीड को, मतलब एक छोटे से पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। अगर मैं टाइम बहुत बड़ा ले लेता हूं तो एवरेज आ जाता है। यानी कि मैं यहां जो डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब यहां से मैं लिख दूंगा dx डिवाइडेड बाय dt। जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, और जो टाइम है ये छोटा सा टाइम है, इसको हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। हम इसको एक्चुअली डिस्टेंस कह देते हैं, छोटा सा डिस्टेंस डिवाइड बाय छोटा सा टाइम। यानी कि छोटू सा डिस्प्लेसमेंट जब डिवाइड होगा, छोटू सा डिस्प्लेसमेंट या फिर छोटू सा डिस्टेंस कह देते हैं इसको, छोटू सा डिस्टेंस जब डिवाइड होगा छोटू से टाइम से, छोटे से टाइम के लिए, छोटू से टाइम के लिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे? हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं? क्योंकि जो dt है ना वो छोटू टाइम है, कम टाइम, स्मॉल, बहुत छोटा टाइम है, वेरी वेरी स्मॉल। और इतना छोटा टाइम है कि हम इस छोटे टाइम को ही क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंट बोल रहे हैं। छोटे टाइम को ही हम क्या कहते हैं? इंस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसको और डिटेल में भी डिस्कस करूंगा मैं बाद में, ठीक है ना, और डिटेल में डिस्कस करूंगा बट बाद में। और कैसी क्वांटिटी है ये? हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। ओके, बस एक दो चीजें मैं आपको और बता रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में कोई खास फर्क नहीं है,
सिर्फ ये फर्क है, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्टेंस की जगह आ जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वहां डिस्टेंस बाय टाइम था, यहां क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी इसको बाद में नोट करना है, अभी साथ साथ नहीं करना, मैं आपको सिर्फ फर्क समझा रहा हूं, ठीक है ना। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो। वेलोसिटी में बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप गूगल मैप की जगह प्लेन से जाओगे तो आप चुपचाप यहां से प्लेन से जाओगे और सीधा यहां पहुंच जाओ, है ना, मतलब आप ये टेढ़े मेढ़े कर्व नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो अगर आप हवा में सीधा सीधा मोशन देखोगे, आप दिल्ली के ऊपर से निकले और लखनऊ के ऊपर से गुजर गए, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी। और जैसे कि हमने स्पीड में कहा था, वैसे ही वेलोसिटी में भी दो वेलोसिटी है, एक हमारी एवरेज होती है। एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और अगर हम ध्यान से देखेंगे इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से चलते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपको सबसे पहले ऐसे ही एवरेज स्पीड पढ़ाया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम कह रहे थे टाइम इतना छोटा होगा कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे ही बस वेलोसिटी में क्या फर्क है, जहां आपका डिस्टेंस है वहां आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। जहां आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, वहां हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी के लिए। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लास में कराऊंगा बाद में, ठीक है ना। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को इतना याद रखना है कि जस्ट आपको ये थोड़ा सा पढ़ के जाना है। और हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपके इसमें आए, ज्यादा नहीं आएंगे इसमें, मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो भी एक दो क्वेश्चंस मैंने एडवांस के रखे हैं कि देखने के लिए कि आपको कितना क्लास 9th का याद है, कितने क्वेश्चन आप क्लास 9th की नॉलेज के कर पाते हो। तो अगर नहीं भी होते तो उसको चैलेंज लेके करना कि मुझे थोड़ा सा 9th का रिवाइज करके जाना है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन का एक आधा क्वेश्चन। मैं बस चेक करना चाहता हूं आपको कितना याद है। तो टेस्ट में एक दो है, पहले सिलेबस ज्यादा था, मैंने उसको कम करा है क्योंकि हमारी एक दो क्लास पीछे चल रही है, क्योंकि हमें एक दो क्लासेस हमने एक्स्ट्रा ली है, तो हमने कोशिश की है सिलेबस को थोड़ा कम करने के लिए। हाँ जी, डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का मैंने कोशिश की है कोई क्वेश्चन ना आए, शायद एक आधा अगर कोई आ जाए गलती से तो अलग बात है। मैंने उनको बोला था कि अभी मत डालना इसका कोई क्वेश्चन, अगर एक आधा आ जाए तो जस्ट ट्राई करना है आपको, टेक इट एज अ चैलेंज कि हमसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा। नहीं भी होगा तो हम क्लास में उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन इसके नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम क्वेश्चन है। हाँ जी सर, इसका मतलब कि सर इसका मतलब कि एरोप्लेन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से चलता है, डिस्प्लेसमेंट में नॉट एवरी टाइम, क्योंकि जैसे एरोप्लेन भी होता है ना, अगर उसको करना है तो कोशिश तो यही होती है, जैसे मान लो यहां से यहाँ का सफर है तो वो हमेशा कोशिश करता है ऐसे ही चले, तभी तो आप एरोप्लेन से जल्दी भी पहुंच जाते हो, है ना। बट अगर मान लो यहां से उसको रूट नहीं मिल रहा तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके भी चलता है, बट कोशिश यही होती है एरोप्लेन की वो शॉर्टेस्ट पाथ ले, तभी तो फायदा है उसका, है ना। जिनको डाउट नहीं वो जा सकते हैं। हाँ, मैं खत्म ही कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ही खत्म हो चुका है क्लास का। हाँ बोलो, एक्यूरेसी प्रिसीजन का एक और डाउट। हाँ बेटा बोलो, एक्यूरेसी प्रिसीजन। सर अगर क्वेश्चन रहेगा कि 7 या फिर 7.0, 7.00 और 7.000, इन चारों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट 7, 7.0, 7.00, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। सबसे ज्यादा जितना डेसिमल बढ़ाते जाओगे ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं, प्रिसाइज। सर 7.000 भी एक। हाँ, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज वही है जिसमें ज्यादा डेसिमल है। सर सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? एक्यूरेट के लिए आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन का पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है सर। और अगर फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में और कुछ ऑप्शन ना दो तो फिर प्रिसीजन को ही वो कभी कभी एक्यूरेसी कहता है। वैसे वो सही कंसेप्ट नहीं है, पर मैंने देखा है कई बार वो क्वेश्चन ऐसा डिजाइन कर देता है, बट वैसे एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होते हैं, ये याद रखना। हाँ बेटा, आप बोल रहे हो, कोई दूसरा बच्चा कुछ पूछ रहा था, बोलो जल्दी बेटा, फटाफट। सर एक मॉड्यूल में क्वेश्चन था, उसमें बोल रहे थे कि कौन सा। आपकी आवाज चली गई बेटा आगरा से। ओके ठीक है, फिर बेटा मैं एंड करता हूँ क्लास को, टाइम हो गया, आवाज नहीं आ रही है आपकी अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना, ऑल द वेरी बेस्ट। सर